के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू कहता है कि वो बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जाने वाला है, जबकि मिस जोंगजू से कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि वहां पर डेली लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं जो मैं तुम्हारे कर सकती हूँ। तुम्हारा शिमू उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, उन्होंने इसी वजह से तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, तो मैं जहां पर तुम्हें खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। मैं मिलिट्री एकेडमी में जा रहा हूँ जो कि बॉर्डर के ऊपर है, वहां पर मुझे डेली फाइट करना पड़ सकती है जिसकी वजह से वहां पर खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम्हें जहां पर रहना होगा, अगर तुम जहां पर जिंदा रहोगी तभी तुम जहां पर अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर पाओगी। मैं जहां पर बिना किसी परेशानी के वहां पर एकेडमी में ज्वाइन करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता हूं। अगर मुझे वहां पर तुम्हारी टेंशन रहेगी तो फिर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना पाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद मिस जियो से कहती है अच्छा ऐसी बात है, अगर मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूं तो फिर ठीक है, मैं आंटी जैन के पास चली जाऊंगी। और इसी के साथ ही बाहर से उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, तो जिनटियान वहां पर पहुंच आता है और आकर अपनी गन के साथ उनके पर अटैक करता है। तो शिमू जो होता है वो जियो को पकड़ते हुए जल्दी से नीचे की तरफ जंप करता है और उसके घर के ऊपर जाकर वो बॉम्ब गिरता है जिसकी वजह से वहां पर धमाका होता है। और उस धमाके के बाद हमारा शिमू और जियो जो होता है वो दोनों उठकर खड़े होते हैं और सामने की तरफ देखते हैं। तो जिनटियान जो होता है वो अपनी फैमिली का एक स्पेशल बॉम्ब वाला जो वेपन होता है वो उठाकर लाया होता है, उसके पास 2 वेपन्स होते हैं। और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि शिमू आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, अगर तुम नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता। और तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके हाथ में शैडो ब्लेड होता है जो कि उनकी फैमिली का स्पेशल वेपन है, वो भी वो चोरी करके लाया होता है। और वो उसी के साथ जब हमारे शिमू के ऊपर अटैक करता है तो शिमू एक हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं अभी तक जहां पर अपनी छोटी बहन शीजू की वजह से तुम्हें माफ कर रहा था क्योंकि तुम जहां पर उसके कजिन ब्रदर हो, अगर जहां पर तुम उसके कजिन ब्रदर नहीं होते तो मैंने कब का तुम्हें मार दिया होता। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सब्र की भी इंतहा है और तुम जहां पर बार बार मेरे रास्ते में आकर मेरे सामने आ रहे हो और जहां पर पहले भी तुम मेरे पर अटैक कर चुके हो फाइटिंग के दौरान, अब दोबारा जहां पर तुम मेरे पर अटैक करने के लिए आए हो। तब यंग मास्टर जिनटियान उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम जहां पर वापस नहीं आते तो ये सब कुछ होता भी नहीं, सब कुछ काफी ज्यादा अलग होने वाला था क्योंकि मैं फैमिली का यंग मास्टर था और ये सब कुछ मुझे मिलने वाला था जो मेरा हक था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो सब कुछ मुझसे छिन गया। और साथ ही वो पीछे हटता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो शिमू के ऊपर लगातार तलवार से अटैक किए जा रहा होता है लेकिन उसका कोई भी अटैक हिट नहीं हो पा रहा होता। और हमारा शिमू जो होता है उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, वो स्टोन ब्रेकिंग पार्ट को यूज करते हुए उसे एक पंच मारता है जिससे उसकी तलवार जो होती है वो टूट जाती है। और उसकी तलवार के टूटने के बाद हमारा शिमू उसी की टूटी हुई तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और उसकी गर्दन पर रखकर उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होता है, अगर तुम दोबारा यहाँ पर मेरे पर अटैक करने के लिए आओगे तो फिर मैं अगली बार तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। मेरे फादर ने यहाँ पर मेरे लिए जो कुछ भी छोड़ा था वो सब कुछ मैंने यूज कर लिया और तुम्हारे फादर ने मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लोगों को भेजा था और उस वक्त मैंने तुम्हें माफ कर दिया और उसके बाद तुमने अरीना मेरे पर दोबारा पॉइजन से अटैक करने की कोशिश की, मैंने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर मेरा सब्र जो है वो जवाब देता जा रहा है और अगर अब दोबारा तुम मेरे पर अटैक करने के लिए आओगे तो अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और इस बात से वो काफी ज्यादा घबराहट हो जाता है, लेकिन जिनटियान जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, फिर से चिल्लाकर उसे कहता है ये सारी तुम्हारी गलती है, सारी की सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुम पैदा ही नहीं हुए होते, अगर तुम यहाँ पर पैदा हुए तब भी यहाँ पर नहीं आए होते, तब भी यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता। मैं इस फैमिली का यंग मास्टर था, जिन पे सारी की सारी मुझे मिलने वाली थी और सारे के सारे लेवरेजेस मुझे मिलने वाले थे, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर सभी लोग कचरा समझ रहे हैं, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बॉडी के अंदर की सेंसेशन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। तो हमारा शिमू जो होता है उसकी बातें सुन रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही डिसअपीयर में चला गया और यहाँ पर शिमू से कुछ ज्यादा नफरत करता है। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने कमजोर होने का बहाना ढूंढ रहे हो, तुम एक बहुत ही कमजोर और कचरा किस्म के इंसान हो जहाँ पर उसका बहाना ढूंढ रहे हो कि तुम किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा सको। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं वो अपने आप को मरवा लेते हैं इसी चक्कर में कि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जो है वो दूसरों के ऊपर थोप सकते हैं, वो दूसरों के ऊपर इसकी गलती डाल सकते हैं। असल में तुम एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मार्शल आर्टिस्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो जब वो यहाँ पर उसकी और ज्यादा इंसल्ट करता है तो इसी के साथ ही जिनटियान जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास से दूसरा फैमिली हेirloom निकालता है जो कि फिर से एक बॉम्ब भी होता है और उसके साथ हमारा शिमू के ऊपर क्लोज रेंज से अटैक कर देता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा शिमू बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और मिस यू से कहता है कि नीचे झुक जाओ। और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जैसे जाकर उसके करीब पहुंचकर उसको जाकर माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट के साथ पंच मारता है तो उसके हाथ से वो बॉम्ब जो होता है वो छूट जाता है। तो बॉम्ब के छूटने के साथ ही दिखाते हैं कि जिनटियान जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, वो ऊपर की तरफ से नीचे गिर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ बॉम्ब को दिखाता है कि बॉम्ब जैसी वहां पर ऊपर फटता है तो इसी के साथ ही ग्राउंड के ऊपर हिट होने के बाद वहां पर तलवार का टूटा हुआ एक टुकड़ा जो होता है ऊपर की तरफ उठता है और सीधा जाकर जिनटियान के गले के अंदर जाकर दस जाता है। तो इसी के साथ ही जिनटियान जो होता है वहीं पर मर जाता है। मिस जियो और उसके साथ साथ शिमू दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर इसको मारना नहीं चाहते थे और जैसे वहां पर वो मर जाता है इसी के साथ ही दिखाता है कि उनकी फैमिली के बाहर एक बंदा खड़ा होता है, वो चिल्लाकर कहता है कि इसने यंग मास्टर जिनटियान को मार दिया
दिया, यहाँ पर एक कातिल है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जिन फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनटियान की डेड बॉडी को उनके जो मेन हाल होता है उसके बाहर रखा गया होता है, जहाँ पर बड़ा जो उसका डैड होता है लावर वो वहाँ पर आने वाला है। तो वो सभी लोग वहाँ पर आकर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि लाऊ कहाँ पर है, लाऊ अभी तक यहाँ पर वापस क्यों नहीं आया। लाऊ इसके डैड का नाम होता है। तो वो सभी लोग वहाँ पर उसी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अब वो यहाँ पर अपने बेटे की डेड बॉडी को देखने के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान है। जबकि यहीं पर से मेन फैमिली के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी एल्डर्स और सभी ब्रदर्स जो होते हैं आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या किया जाए। उनमें से कुछ कहते हैं कि शिमू जो है वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो एक बाहर वाला है, उसे यहाँ पर लाने बहुत बड़ी गलती थी और अब यहाँ पर उसने हमारी फैमिली के जंग मास्टर का मर्डर कर दिया है। जबकि उनमें से कुछ एल्डर्स कहते हैं कि ये गलत है, असल में ये तुम्हारा बेटा जिनटियान जो है ये वहां पर गया था, ये खुद मरने के लिए वहां पर क्या करने के लिए गया था। ये बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि ये की सेंसिंग पिल के बाद भी यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की सेंसिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाया था और उसने जाकर जेलसी में उसके ऊपर अटैक किया, जिसके बाद जब मारा गया तो यहाँ पर लगता है कि ये कचरा है, तो इसी वजह से इसके ऊपर सारा इल्जाम डाला जाए, ना कि उस लड़के शिमू के ऊपर इल्जाम डाला जाए। वो तो वैसे भी यहाँ पर से जाने वाला है। तो वो यहाँ पर लावू को चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की गलती है क्योंकि तुमने अपने बेटे की परवरिश अच्छी नहीं की। तो लावू उनकी बातें सुनने के बाद बाहर आता है मेन हाल में, जहाँ पर उसके बेटे की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो सभी लोग बिल्कुल खामोश होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लावू बहुत ज्यादा गुस्से में होने वाला है। तो वहां पर आने के बाद अपने बेटे के चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाता है और उसके चेहरे की तरफ देखता है। सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसकी तरफ देख रहे होते हैं, क्या ये यहाँ पर अपने बेटे से प्यार करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रोने वाला है। लेकिन इसी के साथ ही लावू जो होता है वो अपने मरे हुए बेटे के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारता है। इस बात से वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम सभी लोग खामोश रहो, ये मेरे और मेरे बेटे के दरमियान की बात है। इस कमीने ने यहाँ पर पहले मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल में डाला और मरने के बाद भी यहाँ पर मुझे मुश्किल में डाल रहा है। तो उसका बड़ा भाई से कहता है कि लावू ऐसा मत करो। तो उसे कहते हैं कि बिग ब्रदर प्लीज तुम शांत रहो, तुम्हें यहाँ पर बीच में नहीं बोलना चाहिए। एंड के ऊपर यहाँ पर एल्डर्स ने यही कहा कि मेरे और मेरे बेटे की परवरिश की गलती है क्योंकि मैंने उसको ठीक तरह से तरबियत नहीं दी थी, इसी वजह से मेरे बेटे ने ये सब कुछ किया। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे सबको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। उन्होंने उस लड़के शिमू को बाइज्जत बरी कर दिया और उसे मारने से भी इनकार कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो करूंगा वो मैं करूंगा, मैं यहाँ पर अपना बदला लेकर रहूंगा। कोई यहाँ पर मेरे बिजनेस में टांग नहीं अड़ाएगा, वरना वो भी यहाँ पर मरेगा। और इसी के साथ ही ईगल और डूम्सडे वुल्फ वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वो दोनों वहां पर स्पेशल असैसिन्स होते हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो वहां पर आने के बाद से कहते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पर ब्लड हाउंड और ब्लड ईगल दोनों को यहाँ पर बुला लिया है, हम लोग आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, बताएं क्या करना है। तो लावू उन लोगों से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने उस लड़के को बख्श दिया था, लास्ट टाइम मैंने उस लड़के को जान से मारने की इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब जबकि मेरा बेटा मर चुका है तो मैं उसको मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर से निकलो, उस लड़के का सर काट कर मेरे पास लेकर आओ। साथ ही वो गुस्से के साथ कहते हैं कि शिमू तुम्हें यहाँ पर मेरे बेटे की मौत का बदला अब यहाँ पर अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 26 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे आप सब लोग शैंग्री-ला के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा शिमू जो होता है वो मिस यू को अपने साथ लेकर वहां पर से भाग रहा होता है क्योंकि जिनटियान के मर्डर का इल्जाम उसके ऊपर होता है और वो लोग वहां पर से भागकर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में यू से कहते हैं कि हम लोग यहाँ से भागकर क्यों जा रहे हैं, अब जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो सारे का सारा इल्जाम तो हमारे ऊपर ही आने वाला है, फिर वो यहाँ पर जरूर हमें कल्प्रिट समझ लेंगे। तो शिमू से कहता है कि अगर हम लोग वहां पर रुकते हैं और जाकर उनके सामने सारी बात बता भी देते हैं, तब यहाँ पर जिन फैमिली के लोगों को जंग मास्टर जिनटियान की मौत के बदले में किसी न किसी का सर चाहिए होगा, वो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले, वो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं यहाँ पर रहकर आंटी जैन के लिए उनकी मुश्किलें और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि आंटी जैन यहाँ पर मुझे पूरी तरह से शील्ड करने की कोशिश करेंगी। जीव से कहते तो फिर ऐसी बात है तो फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई प्लान है, और अगर नहीं है तो फिर मुझे यहीं पर छोड़ जाओ क्योंकि वो लोग तुम्हारे पीछे है मेरे पीछे नहीं है, मैं तुम्हारे पर बर्डन बन जाऊंगी। तुम्हारा शिमू से कहता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाता हूँ तो वो फैमिली के लोग बड़ी आसानी के साथ जिन फैमिली से तुम्हें वापस मांग लेंगे और उसके बाद तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे, और हो सकता है कि जिन फैमिली के लोग भी तुम्हें टॉर्चर करें, इसी वजह से मैं तुम्हें वहां पर नहीं छोड़ सकता। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। और इसी के साथ ही यंग मिस यू जो होती है वो उसके साथ चिपक जाती है और उसकी सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा परवाह करता है। तो हमारा शिमू से कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस गॉन काउंटी से बाहर निकलने वाले हैं, हम लोग फेंग सिटी से दूर जाएंगे, जहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर वेस्ट की तरफ फेंगजान माउंटेन्स हैं। युनसिया माउंटेन रेंज में अगर हम लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो हम लोग इस सिटी
से बाहर निकल जाएंगे और एक बार इस सिटी से बाहर निकल गए तो वहाँ के लोग हमें प्रोटेक्शन देंगे, हमें बस जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुंचना होगा। हम लोग वैसे भी उन लोगों से काफी ज्यादा आगे हैं, क्योंकि वो लोग जब तक हमारे पीछे आएंगे, वो लोग जिंटियान का श्राद्ध करने के बाद ही हमारे पीछे आने वाले हैं और वो लोग अभी काफी ज्यादा दूर है, हम लोग वहाँ पर बड़ी आसानी से पहुंचने वाले हैं। तो शिमू इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि वो उनसे पहले वहां से भागा तो वो जल्दी से जल्दी जुनजिया माउंटेन में पहुंच जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी के पीछे वहां पर कुछ घोड़ेसवार पहुंच चुके होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं वो फैमिली से होते हैं। तो हमारा शिमू कहता है कि ये कैसे हुआ, ये लोग हमारे पीछे कैसे पहुंच जाए। तो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये लोग इतने फास्ट कैसे हो सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है अपने घोड़े को और भी ज्यादा स्पीड देता है और बड़ी तेजी के साथ भागना स्टार्ट करता है, लेकिन रास्ते में उनके पास अटैक होता है, जिसकी वजह से वो अपने घोड़े को छोड़कर वहीं पर साइड के ऊपर जंप कर जाता है और मिस यू को लेकर जल्दी से साइड के ऊपर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा होता है। तो वो घुड़सवार जो होते हैं वहां पर पाते हैं और आकर वहीं पर ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता होता कि शिमू कहां पर है। इसी के साथ उनमें से एक जो होता है अपने पास एक डब्बी खोलता है और उसके अंदर से एक मधुमक्खी निकलती है और वो मधुमक्खी जो होती है ब्लड के स्टैंड को स्मेल कर रही होती है और उसी के साथ ही वो उनको लोकेशन के बारे में बताती है कि वो इस तरफ है। और हमारा शिमू कहता है कि लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से हमारे लोकेशन के बारे में पता चला है। नेक्स्ट सीन जो होता है पास का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर जो होता है जो कि शिमू के घर के बाहर नजर रखने के लिए उन्हें छोड़ा हुआ था, वो जल्दी से भागता वापस आता और आकर उन लोगों को बताता है कि जिंटियान मारा गया, शिमू ने उसको मार दिया है। तो ये खबर सुनने के बाद वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि जिंटियान मर गया, वो एक बेकार इंसान था, वो वहां पर हमारे मिशन को पूरा नहीं कर सका। मैंने उसे नीडल्स वाली एक बंदूक दी थी जिसके साथ वो जाकर कंपटीशन के दौरान शिमू के ऊपर अटैक कर सकता था, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन अब जबकि वो मर चुका है तो इसका इल्जाम शिमू के ऊपर आने वाला है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और थर्ड अंकल वहीं पर बैठे होते हैं तो वो थर्ड अंकल से कहता है कि अंकल मुझे लगता है कि इस बार हम लोग उस लड़के के पास से वो सीक्रेट्स भी छीन लेंगे और साथ ही उस लड़की को भी आपके लिए वापस ले आएंगे जो कि आपकी बहू है, और इस बार वो जब यहाँ पर से भागेगा हम लोग उसका पीछा करेंगे। अंकल अपनी तलवार उसके गले की तरफ करते हैं और उसे कहता है कि बच्चे मैं इस बार तुम्हारे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला, पहले भी तुमने यहाँ पर प्लान बनाया था उस जिंटियान को इस सब में शामिल करने का और वो फेल हो गया, और यहाँ पर मैं दोबारा तुम्हारे पर भरोसा करूं वो लोग यहाँ पर से अगर भाग कर चले गए तो इस बार तुम्हारा सर कटेगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे भतीजे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बार देखना ऐसा इस बार जरूर होगा, इस बार जरूर हम लोग उसको पकड़ लेंगे। मेरे सोल्जर्स ने सीक्रेटली उसके ऊपर एक सेंट छोड़ दिया क्योंकि उसने जिंटियान को मारा था, तो उसके ब्लड की स्मेल को सूंघने वाला हमारे पास एक स्पेशल कीड़ा है जो कि उसकी स्मेल को सूंघकर हमें उसके लोकेशन के बारे में बता सकता है। और साथ ही आपको पता है कि हमारे पास स्पेशल ब्लड लाइन वाले घोड़े हैं जो कि बड़ी तेज दौड़ते हैं और उन घोड़ों के साथ हम लोग उनका पीछा करेंगे और जाकर उनको पकड़ लेंगे। और इसी के साथ ही उसके जो थर्ड अंकल होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं कि चलो फिर देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस बार कर पाते हो या नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सोल्जर्स को लेकर वहां पर जाओ, जाकर उस लड़के को मार डालो और उसके बाद उसके पास से जो मैनुअल्स है वो मेरे पास लेकर आओ, जिन फैमिली की वो डब्बी जो है वो सीक्रेट डब्बी मेरे पास लेकर आओ। तो जिन फैमिली की कोई परवाह नहीं है। और इसी के साथ ही वो उसकी तरफ सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाते हैं। वो स्ट्राइक जो होती है उसके पीछे जो गार्ड होता है जो उनके लिए न्यूज लेकर आया था उसके ऊपर पड़ती है और वो बुरी तरह जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि मुझे बचाओ, लेकिन वहीं पर मर जाता है। तो उनका भतीजा वो हुआ भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर साथ ही वो कहता है कि थर्ड अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस बार उसे जरूर ढूंढकर पकड़ लाऊंगा। इसी के साथ ही वो वहां पर से निकलता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से प्रेजेंट का दिखाते हैं जहां पर वो अपनी मधुमक्खी यानी उस कीड़े को यूज कर रही होती है जो कि हमारे शिमू की ब्लड की सेंस को महसूस कर रहा था। उसके ऊपर जिंटियान के ब्लड के ड्रॉप्स होते हैं जिसकी वजह से वो उसकी ब्लड को स्मेल कर रही होती हैं। तो वो लोग इस वक्त वहां पर पहुंचे होते हैं और उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, जबकि हमारा शिमू यंग मिस ल्यूज होते हैं साइड के ऊपर एक पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। वो कहता है कि तो वो फैमिली के लोग हैं। तो ज़्यू कहती है लेकिन ये लोग हमारे पीछे कैसे आए हैं, यहाँ पर अभी तो इतनी तेजी के साथ खबर भी नहीं फैली होगी, तो फिर इन सभी को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर से निकलने वाले हैं। इस साथ ही वो कीड़ा जो होता है उड़ता हुआ उनके पास वहां तक पहुंच जाता है। तुम्हारा शिमू जो होता है मिस ज़्यू का हाथ पकड़ता है, बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ भागना स्टार्ट करता है। वो उसका हाथ पकड़कर वहां पर से भाग रहा होता है। फिर साथ उसे उठाकर वहां पर से पेड़ों के ऊपर से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मुझे रुको, मैं यहाँ पर तुम्हें इस पेड़ के ऊपर बैठाता हूँ और उसके बाद जाकर उन सभी से डील करके आता हूँ। और वो वहां पर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और ढाल के ऊपर उसे बिठा देता है और कहता है कि यहीं पर रहना, मेरा इंतजार करना। और फिर साथ ही ऊपर से नीचे जंप लगा देता है और नीचे जाकर ताकर उनसे फाइट कर सके। जबकि मिस यूज होती है पर बैठी हुई सोच रही होती है कि प्लीज ब्रदर शिमू वहां पर से जिंदा वापस आना। तुम्हारा शिमू भागते हुए जाकर फिर से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, अपनी बोएरो को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है मुझे लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर किसी न किसी स्पेशल डिवाइस यहाँ पे किसी न किसी ट्रैकिंग तरीके को यूज किया है ताकि यहाँ पर हमें ट्रैक कर सकें। जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मार्शल डिसाइपल लेवल के ऊपर हैं। यहाँ पर वैंग फैमिली का वो यंग मास्टर है, उसके अलावा बाकी के सभी मार्शल डिसाइपल लेवल के ऊपर, इनमें से कोई भी यहाँ पर किंग लेवल का वॉरियर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर इनको बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, चाहे ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन एक एक करके मैं इन सभी को हरा दूंगा। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक के ऊपर अटैक करना होगा। अगर मैं इनमें से एक के ऊपर अटैक करता हूँ तो फिर यहाँ पर सभी में खलबली मच जाएगी और उसके बाद सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, जिसके बाद मुझे एक एक करके इन सभी को मारना आसान हो जाएगा। फिर साथ ही शिमू वहां पर अपनी सेंसरी कनेक्शन को यूज करते हुए उन सभी को गिनना स्टार्ट करता है। तो उसे पता चलता है कि वहां पर टोटल 12 लोग होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर टोटल 12 लोग हैं, चलो फिर सबसे पहले एक वाले को मारते
जाते हैं और इसी के साथ ही शिमू अपने एरो को लोड करता है, सामने की तरफ एरो चलाने लगा है। जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर हुआ उन लोगों से कह रहा था कि बेवकूफो, तुम लोग अभी तक उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहे, तुम लोग यहाँ पर अपना काम भी ठीक से कर रहे हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अपना काम ठीक से कर रहे हो। जबकि जिसके हाथ में वो कीड़ा होता है वो उसे कहता है कि ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, जंगल इतना बड़ा है और हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी स्मेल का पीछा कर रहे हैं और ये कीड़ा आसपास की डायरेक्शन में उसकी स्मेल को महसूस कर रहा है। हम लोग यहाँ पर उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर उसको आसपास ढूंढना स्टार्ट करें तो फिर हम लोग कुछ हो सकता है उसे ढूंढ लें। और इसी के साथ ही तीर जो होता है उड़ता हुआ सीधा आकर उस कीड़े के साथ टकराता है, कीड़ा भी मर जाता है और साथ ही वो एरो जो सीधा आकर उस लड़के के सर में धंसता है और उसी के साथ ही वो घोड़े से नीचे गिरकर मर जाता है। और बाकी के सभी लोग जो होते हैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि हमारे पास अटैक हुआ है, शिमू यहीं पर आसपास ही है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि वो यहीं पर आसपास है, जल्दी से सभी लोग अपने गार्ड्स को अप करो, वो यहाँ पर किसी के ऊपर भी कहीं से भी अटैक कर सकता है। जबकि वो अभी वहां पर सोच रहा होता है कि वो कहां पर छुपा हुआ है। हम लोग यहाँ पर इस वक्त ओपनिंग में है जहां पर वो किसी भी एंगल से हमारे पर अटैक कर सकता है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ साइड के ऊपर से 4 एरोज उड़ते हुए आते हैं और सीधे आकर 4 लोगों को लगते हैं और वो चारों घोड़ों के ऊपर से गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो वो हुआ कहता है कि तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो काफी दूर से हमारे पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए यहाँ पर बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे यहाँ पर किसी न किसी प्लान के बारे में सोचना होगा, वह नहीं तो वो मेरे पर भी अटैक करके मुझे भी मार डालेगा। उसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है उसके पर भी एक एरो से अटैक करता है, वो एरो सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ा होता है। लेकिन इसी के साथ यंग मास्टर वो जो होता है साइड के ऊपर एक बंदा जो घोड़े के ऊपर बैठा होता है उसे खींचकर अपने सामने कर देता है और उसे अपनी शील्ड बनाकर उसे मार डालता है, जबकि खुद वहां पर बच जाता है, वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और बाकी सभी लोग उसे कहता है वो सामने वाली डायरेक्शन में जहां पर से तीर आया, सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ो, जाकर उसके पास अटैक करो, तुम ज्यादा लोग और वो अकेला है, तुम में से कितनों को मार पाएगा, तुम लोग जाकर उसे पकड़ लाओगे। तो हम लोग अपने एपिसोड 27 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर शिमू को पकड़ पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शंग्रीला की एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब यंग मास्टर वू को वहां पर तीर लगने लगता है तो यंग मास्टर वू अपने साथ वाले एक बंदे को अपने सामने खड़ा कर देता है ताकि वो तीर उसे लगे और वो अपनी जान बचा ले। और इस तरह वो अपनी जान बचा लेता है और बाकी के जितने लोग होते हैं उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, ये सारे तीर उस डायरेक्शन से आए, तुम सभी लोगों को एक साथ मिलकर उस तरफ जाना होगा, जाकर उसके ऊपर अटैक करना होगा। अगर तुम सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे सामने टिक पाएगा, वो तुम में से एक दो को ही मार पाएगा और तुम लोग उसको पकड़ लोगे। लेकिन इसी के साथ ही वो सभी लोग उसे वहां पर घूर का देख रहे होते हैं। यंग मास्टर वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हें क्या ऑर्डर्स दे रहा हूँ, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं अपने वेपन्स को वहीं पर फेंक देते हैं और कहते हैं कहीं हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि हम यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, तुम यहाँ पर हमें अपनी ह्यूमन शील्ड बनाना चाहते हो, हमने यहाँ पर अपनी आंखों से देखा कि तुमने हमारे साथी को अपने सामने करके उसे मरवा दिया और खुद अपनी जान बचा ली और हम लोग यहाँ पर तुम्हारे इसलिए मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए। जबकि वो हुआ उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बहुत सारे पैसे दिए हैं, हमारी फैमिली तुम्हें जो पैसे दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के दिए थे और तुम लोग यहाँ पर हमारी फैमिली के कुत्ते हो, तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन वो सभी लोग उसे कहते हैं कि नहीं, हम लोगों का बस बहुत हो गया, हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मरने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हम लोग यहाँ पर एक यंग मास्टर को ट्रैक करने के लिए आए थे, वो तुम्हें कर दिया और यहीं पर आसपास ही कहीं पर छुपा हुआ है। अब अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो फिर खुद अपनी जान बचाओ, हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले। और इसी के साथ ही वो सभी जो होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे वो सभी असैसिन पीछे की तरफ मुड़ते हैं, इसी के साथ ही वहां पर थर्ड अंकल बैठे होते हैं। थर्ड अंकल अपना वेपन लेकर वहां पर बैठे होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों को अगर वो फैमिली ने कोई मिशन दिया और तुम लोग उस मिशन को पूरा किए बिना यहाँ पर से जिंदा वापस चले जाओगे। और इसी के साथ वो सभी के ऊपर अटैक करते हैं। वहां पर जितने भी असैसिन इनके अपने साथी होते हैं जो वहां पर से जाना चाहते थे वो उन सभी को मार डालते हैं। उन सभी को मारने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा शिमू कहां पर छुपा हुआ है। वो सीधा जाकर शिमू के ऊपर अटैक कर देते हैं और शिमू अपनी तलवार के साथ उनके अटैक को ब्लॉक करता है। थर्ड अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो उनसे कहते हैं कमीने कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा लड़के, अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले। और इसी के साथ ही वो एक हाथ के साथ तलवार ब्लॉक कर रहे होते हैं, दूसरे हाथ में तलवार को पकड़कर उसके साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं। जैसे वो हमारे सामने की स्ट्राइक लगाते हैं तुम्हारा शिमू उसको ब्लॉक करने के चक्कर में पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराता है और वहां पर पेड़ के साथ टकराने के बाद दिखाते हैं वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। जबकि वो हुआ जो होता है वो चिल्लाकर उनसे कहता है कि थर्ड अंकल प्लीज उसको मार डालें, मेरा बदला लें। और शिमू उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर एक जांटियान वॉरियर हो, यानी कि तुम किंग लेवल के वॉरियर हो। आज से पहले मैंने कभी एक किंग लेवल के वॉरियर से फाइट नहीं की, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो देखते हैं कि यहाँ पर किंग लेवल का वॉरियर मेरे सामने टिक पाता है या नहीं, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को टेस्ट करके तो देखूं। साथ ही हमारा शिमू जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तलवार के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। जब वो वहां पर 7 स्लैशेस एक ही ब्रेथ में लगाता है तो दूसरी तरफ से मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर यहाँ पर अपनी गेल आर्ट को यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने यहाँ पर गलत बंदे से पंगा ले लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ गेल आर्ट को यूज करने में। इसी के साथ वो तलवार के साथ वहां पर स्ट्राइक्स लगाते हैं तो वो एक ही ब्रेथ में वहां पर 9 स्ट्राइक्स लगा देते हैं, जो कि हमारे शिमू की 7
सात स्ट्राइक्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेती हैं। तो शिमू भी इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि वहां पर जो स्ट्राइक्स लगती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वहां पर उसके आसपास के जितने पेड़ होते हैं वो सारे के सारे कट जाते हैं और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर भी काफी सारे कट्स लगते हैं। तो इसी के साथ ही शिमू वहां पर उस अटैक को अपने आप को बचाता है, फिर साथ ही अपने पास अपनी बो एरो निकालकर उसकी तरफ 3 एरोस को शूट करता है। वो बाहुबली की तरह एक साथ 3 एरोस को शूट करता है। वो तीनों एरोस जो होते हैं उड़ते हुए मास्टर वो की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड अंकल जो होते हैं बड़ी आसानी के साथ वहां पर स्ट्राइक लगाकर उसके सभी एरोस को वहीं पर ब्लॉक कर लेते हैं। साथ ही वहां पर वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। जब वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए एक स्पेशल मूव जिसका नाम ट्रिपल माउंटेन स्लैश होता है उसको यूज करते हैं और सामने की तरफ एक ट्रिपल स्लैश लगाते हैं। तो वो स्लैश बड़ी तेजी के साथ शिमू की तरफ आगे बढ़ती है। शिमू ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने आप को बचाता है। नीचे का पूरा ग्राउंड जो होता है वो टूट चुका होता है। इसके साथ ही हमारा शिमू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो की का एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है, जैसे कि यहाँ पर वन पीस में हाकी यूज की जाती है, बिल्कुल ऐसी यहाँ पर ये स्पेशल की पावर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि ये वही था जो तुम सोच रहे हो, ये ज़ेंगी थी। लेकिन ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि लड़के तुमने यहाँ पर मेरी ज़ेंगी के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया। लगता है कि तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर इसको ब्लॉक कर सकते हो अपनी बेकार मंकी की ब्लड लाइन की पावर की वजह से। क्योंकि जो बेकार मंकी की ब्लड लाइन की पावर होती है वो एक यूजर को बहुत ज्यादा स्टेमिना और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, लेकिन इतना काफी नहीं है। तुम यहाँ पर इसके साथ मुझे हरा नहीं पाओगे। और इसी के साथ वो फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो शिमू के ऊपर अटैक करते हैं तो शिमू उनके अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन इसी के साथ ही मास्टर को दिखाता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जंप करते हुए सोरिंग ईगल अक्रॉस द 9 स्काइज को यूज करते हुए एक स्पेशल टेक्निक के साथ उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाते हैं। तो शिमू कहता है कि इसकी तलवार की एनर्जी जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। और इसी के साथ जब उसके ऊपर एक और स्ट्राइक लगाते हैं तो हमारे शिमू के हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है। उसकी तलवार के गिरने के बाद मास्टर से कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वेपन भी नहीं है लड़की, अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कोई गिन भी नहीं पाएगा। जबकि हमारा शिमू वेपन के छूट जाने के बाद अब यहाँ पर अपनी माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज करते हुए उसे पंचेस मारना स्टार्ट करता है। पहले वो पंच के साथ ब्लॉक करता है तो उसके पंच यानी कि उसके हाथ के अंदर से बहुत सारी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर माउंटेन ब्लेजिंग फिस्ट के साथ मुझे रोक पाओगे? चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस वाले मूव को कैसे रोक सकते हो। और इसी के साथ ही वो उसके करीब पहुंच जाता है। जबकि दूसरी तरफ से हमारा शिमू भी वहां पर अपनी माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट के फाइनल फॉर्म को यूज करने लगा। और दूसरी तरफ से मास्टर वू की तलवार होती है तो इसकी फिस्ट जो होती है वो तलवार के साथ टकराती है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि वो तलवार जो होती है हमारे शिमू के हाथ के अंदर धंस जाती है। तो मास्टर वो आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम तो बहुत ही बुरे फंसे, मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया, अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। लेकिन इसी के साथ ही हमारा शिमू आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया। और साथ ही उसके दूसरे हाथ में बहुत ही बारीक सा थ्रेड होता है। ये थ्रेड उसकी तलवार के साथ लगा होता है। उसकी तलवार की जो उसका हैंडल होता है उसके अंदर से ये थ्रेड निकलता है। उसने स्पेशल वेपन इसी तरह से बनवाया था। जो स्पेशल वेपन की जो टेक्निक लिखी हुई थी ये तलवार आपको याद होगी कि जब उसने मास्टर जोंग के दिए हुए बॉक्स को ओपन किया था उसके अंदर एक तलवार की तस्वीर बनी हुई थी। इसने सेम टू सेम वैसी तलवार बनवाई थी। इसके साथ ही वो बारीक थ्रेड जो होता है वो आसपास पूरी तरह से फैला हुआ होता है और उस थ्रेड के साथ वो जैसे ही अपनी तरफ खींचता है तो मास्टर वो की पूरी बॉडी जो होती है उस थ्रेड के साथ लिपट जाती है और उसका गला भी उसके साथ ही वहां पर लिपटा होता है और इसी के साथ ही वो उसका गला काट देता है। और थर्ड अंकल यानी मास्टर वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। उनका सर अलग होता है और बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। तो मास्टर शिमू कहता है कि ये मेरा एक सीक्रेट वेपन है जो कि मैंने सीक्रेट मैनुअल के अंदर से निकाला था। वो सीक्रेट मैनुअल जो तुम्हें चाहिए था, जिसके लिए तुम यहाँ पर मिस यू जोंग के पीछे लगे हुए थे, जिसकी वजह से तुम जोंग फैमिली के पीछे लगे थे। इसी के साथ ही मास्टर शिमू जो होता है वहां पर से ज़्यू की तरफ आगे भागना स्टार्ट करता है क्योंकि उसे पता होता है कि ज़्यू के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और वह बड़ी तेजी के साथ जैसे वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जाकर देखता है कि मास्टर वू जो होता है मानी वू ने अपनी तलवार जो होती है वो मिस ज़्यू के गले के ऊपर रखी होती है और उसे कहता है कि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो फिर मैं इस लड़की का गला काट दूंगा। जबकि मिस ज़्यू से कहती है कि यहाँ पर से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर आगे आने की जरूरत नहीं है, मुझे छोड़कर चले जाओ। लेकिन हमारा लियू फेंग जो हमारा शिमू जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो हुआ उसे कहता है कि मुझे पता है कि शिमू तुम यहाँ पर मेरे करीब नहीं आने वाले, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर हेजिटेट नहीं करने वाला। तुम्हारा शिमू से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा घटिया हो, अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तो मुझसे फाइट करो। तो वो उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने यहाँ पर मेरे अंकल को भी मार दिया और तुम यहाँ पर मुझे भी आसानी से मार सकते हो, मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, मैं इस लड़की के साथ यहाँ पर से दूर जाऊंगा और उसके बाद लड़की को छोड़ दूंगा। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि वहां पर से पीछे से एक बड़ा सा भेड़िया निकल आता है। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर जंग मास्टर वू हुआ के ऊपर अटैक कर देता है। तो शिमू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जंग मिस लियू को पकड़ता है और वहां पर से पकड़कर उसे साइड के ऊपर जंप कर जाता है। जबकि वो बड़ा सा भेड़िया जो होता है वहीं पर वू हुआ को खाना शुरू कर देता है। वो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है और इसके साथ ही वो चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर मर जाता है। तो उसके मर जाने के बाद इसी के साथ ही वो शिमू की तरफ देखता है तो भेड़िया जो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तो शिमू कहता है कि अब यहाँ पर अचानक से एक भेड़िया कहां से आ गया और ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस भेड़िया के साथ मैं फाइट कर सकता हूं, लेकिन इसी के साथ उसे पीछे बहुत सारे भेड़िए दिखाई देते हैं। वहां पर एक नहीं बल्कि ज्यादा भेड़िए होते हैं। तो शिमू बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं इनसे फाइट
नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और सामने से वुहुआ का घोड़ा दिखाई देता है, तो वो कहता है कि यहाँ पर इसका घोड़ा काफी ज्यादा फास्ट है, चलो इसी के घोड़े के ऊपर बैठते हैं। और वो जंप करते हुए उसके घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और वहां पर से भागना शुरू कर देता है। लेकिन उस वुल्फ की स्पीड भी काफी ज्यादा होती है और उसके पीछे वो सारे के सारे वुल्फ लग जाते हैं और सभी उसका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 28 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू जो है इस माउंटेन रेंज से बाहर निकलकर इस काउंटी को छोड़कर जा पाएगा, क्या वो यहाँ पर फिफ्थ अंकल से बच पाएगा या नहीं। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये सब कुछ देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है वो जैसे ही वहां पर से घोड़ा लेकर भागना स्टार्ट करता है तो वुल्फ जो होते हैं उसका पीछा करते हैं। वहां पर टोटल 7 वुल्फ होते हैं और सारे उसका पीछे कर रहे होते हैं और एक जो होता है उसके सामने वाली साइड के ऊपर पहुंच जाता है। वो उसके सामने आकर ब्रेक लगाता है तो हमारा शिमू जो होता है अपने घोड़े को वहां पर ही अप करता है, जिससे उसका घोड़ा ऊपर की तरफ जंप करता है और उस वुल्फ के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन जैसे वो ऊपर से जा रहा था इसी के साथ ही वो अपनी वो एरो के साथ को एक तीर मारता है और उस एक वुल्फ को मार देता है। लेकिन अभी भी उसका पीछा करने वाले 6 और वुल्स होते हैं। तो बाकी के 6 वुल्स अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो अपने घोड़े को बड़ी तेजी के साथ आगे दौड़ा रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी गेल ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए एक ही बार में सभी के सभी को मार सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर अपने घोड़े के ऊपर से नीचे उतरना होगा, जहाँ पर रुककर अटैक करना होगा। इसी के साथ ही वहां पर उन्हें एक विसल की आवाज आती है। तो उन सभी हाउंड्स को वहां पर एक लड़की कंट्रोल कर रही होती है जिसने अपने मुंह के ऊपर एक मास्क लगाया होता है। तो जैसे वहां पर उन सभी को ऑर्डर करती है, इसी के साथ ही वो सभी वुल्स जो होते हैं वहां पर से साइडों के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि वो सभी लोग जो सभी वुल्स जो होते हैं वहां पर सेपरेट हो जाते हैं। तो शिमू कहता है कि मैं तो यहाँ पर ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए सभी को एक साथ मारना चाहता था, लेकिन ये सभी के सभी लोग अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक कैसे करूंगा। क्या ये सभी वुल्फ जो है ये इतने समझदार है कि इन्हें पता है कि इनके ऊपर अटैक होने वाला है। और इसी के साथ एक वुल्फ जो होता है वो साइड के ऊपर से जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। तो शिमू गेल आर्ट को यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और उस वुल्फ को मार डालता है। उस वुल्फ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर साथ ही दूसरा वुल्फ उसके पीछे से निकलता है और उसके ऊपर भी अटैक करता है, उसको भी मार देता है। और साथ ही तीसरे वाला वुल्फ जो होता है सामने वाली साइड से आता है, उसके ऊपर अटैक करके उसको भी मार देता है। फिर से अपना घोड़ा लेकर बड़ी तेजी से वहां पर से निकलता है। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर 3 और को मार दिया, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचे हैं और 3 जो है वो काफी जख्मी भी है क्योंकि मैंने उनके ऊपर अटैक किया था। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इस फॉरेस्ट के अंदर हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा शिमू जो होता है अपने घोड़े को बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ दौड़ाता है। तो उसका घोड़ा भागते हुए फॉरेस्ट के एज के ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर वो जंगल से बाहर निकलने वाले होते हैं। जैसे वो जंगल से बाहर निकल रहे होते हैं इसी के साथ ही आसमान के ऊपर उन्हें ईगल्स दिखाई देते हैं। तो मिस यू से कहती है कि आसमान के ऊपर देखो वहां पर कितने सारे ईगल्स हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे पर नजर रख रहे हैं, ये हमारा पीछा कर रहे हैं। और इसी के साथ ही वो सभी ईगल जो होते हैं वो एक एक करते हैं वहां पर नीचे डाइव करना स्टार्ट करते हैं और सारे आकर शिमू के ऊपर अटैक करते हैं। तुम्हारा शिमू वहीं पर से फिर से अपनी ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए उनके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है ताकि वो एक एक करके सभी वुल्फ्स को मार सके। लेकिन इसी के साथ एक वुल्फ जो होता है सीधा आकर उसके घोड़े के अंदर धंस जाता है, उसकी चोंच आकर घोड़े को लगती है तो घोड़ा गिर जाता है और घोड़े के ऊपर से हमारा यंग मास्टर और उसके साथ साथ मिस यू दोनों गिर जाते हैं और वो दोनों जंप करते हुए साइड के ऊपर हटते हैं। जैसे वो नीचे उतरते हैं इसी के साथ ही वुल्फ भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तीनों वुल्फ वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। नीचे वुल्फ होते हैं, ऊपर ईगल्स होते हैं और इसी के साथ उनके मास्टर्स भी वहां पर नीचे लैंडिंग करते हैं। तो ईगल के साथ वहां पर उसका मास्टर लटका हुआ होता है, जबकि एक हाउंड के ऊपर उसकी मास्टर बैठी होती है। और वो लोग वहां पर आने के बाद कहते हैं कि आप देखते हैं कि जहां पर ये लोग जहां पर से कहां पर जाने वाले हैं। इस लड़के को क्या लगा था कि इतनी आसानी से हमारे हाथ से निकल पाएगा। तो वो उसे बताते हैं कि मेरे जेड ईगल जो है ये इस वक्त तुम्हारे पर नजर रखे हुए हैं, शुरुआत से इन्हें तुम्हारे पर नजर रखी हुई थी, यानी कि तुम्हारे पास भागने के कोई चांसेस ही नहीं थे और तुम जहां पर से निकल तो बिल्कुल भी नहीं पाओगे। ब्लड हाउंड जहां पर ग्राउंड के ऊपर है, तुम्हारे पास भागने का कोई चांस नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा शिमू से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर जिन फैमिली के यंग मास्टर को मारोगे और उसके बाद तुम बड़ी आसानी से यहाँ से भागकर जा सकते हो। तुम यहाँ पर से कहीं पर भी नहीं जा सकते। मास्टर शिमू अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। तो हमारा शिमू उनसे कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हें फिफ्थ अंकल ने जहाँ पर मुझे मारने के लिए भेजा है। मैंने यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतनी जल्दी मेरे तक पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं तो जल्दी से वहां पर से भाग कर आ गया था। तुमने यंग मास्टर जिंटियान को मारा था और यंग मास्टर जिंटियान का ब्लड इस वक्त तुम्हारी बॉडी के ऊपर है, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर लगा हुआ है और मेरे हाउंड जो है उसकी स्मेल को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। और दूसरा उसे कहता है कि मेरे ईगल जो है वो आसमान के ऊपर से तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। ये 100 किलोमीटर के रेंज में कहीं पर से भी अपने टारगेट को देख सकते हैं। अगर तुम यहाँ पर 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर हो तो ये आसमान के ऊपर से कहीं पर भी तुम्हें देख सकते हैं। फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर से भाग पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था और इसी वजह से हमने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया। ये तो बहुत ज्यादा आसान था। तुम्हारा शिमू जो होता है उन वुंड्स की तरफ देखता है और
साथ ही कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी लाइफ चाहिए, यानी कि तुम मेरे पीछे आए हो तो मिस यू को यहाँ पर से जाने दो। जबकि मिस यू से कहते हैं कि ये क्या क्या तुम यहाँ पर से मुझे छोड़ना चाहते हो। ब्रदर शी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जबकि ईगल उसे कहता है कि लड़के, फिफ्थ लॉर्ड ने जहाँ पर हमें तुम्हें मारने के ऑर्डर दिए हैं और इस लड़की के साथ तो पहले हम लोग यहाँ पर मजे करेंगे और उसके बाद इस लड़की को यहाँ पर से जाने दें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस लड़की को मारने वाले हैं। जबकि हाउंड उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरे बहुत सारे हाउंड्स को मारा है, तुमने यहाँ पर इतने सारे हाउंड्स को मारा है, तो उनके बदले में हम लोग यहाँ पर तुम्हारी इस लवर को मारने वाले हैं, तुम्हारी इस लवर को मारकर ही हमारा बदला पूरा होने वाला है। और इसी के साथ ही वो अपने हाउंड से कहते हैं कि जाओ जाकर अटैक करो। इसी के साथ एक वुल्फ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो हमारा शिमू जो होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने दांतों के साथ उसकी स्वॉर्ड को वहां पर ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारा शिमू गेल आर्ट को यूज करते हुए उसकी बॉडी को वहां पर सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है और इस तरह एक और वुल्फ को मार देता है। लेकिन इसी के साथ एक और वुल्फ साइड के ऊपर जंप करते हुए निकलता है और उसके बाजू के ऊपर बाइट कर लेता है। जब वो उसके बाजू के ऊपर बाइट करता है, इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वहां पर आर्ट ऑफ टेम्परिंग को यूज करता है, जिसकी वजह से जबरदस्त एनर्जी उसकी बॉडी से निकलती है और उसके आसपास जो वुल्स होते हैं वो सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और यहीं पर साइड के ऊपर दिखाता है कि ईगल अपने पास से बांसुरी निकालता है और बांसुरी को बजाना स्टार्ट करता है। जैसे वहां पर उसको बजाना स्टार्ट करता है, उसके जो ईगल्स होते हैं वो सारे के सारे उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और बड़ी तेजी के साथ वो सामने की तरफ अटैक करना स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल माइंडलेस बीस्ट की तरह उसके ऊपर सामने डाइव कर रहे होते हैं, सीधे आकर उसके साथ आकर टकराते हैं। तो शिमू अपनी तलवार को घुमाते जाता है, ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करता है ताकि सभी को काटे जाए और सभी को मारता जाता है। तो शिमू के आसपास वहां पर जितने बीस्ट होते हैं वो सभी के सभी बीस्ट को वहां पर काट रहा होता है क्योंकि ईगल जो होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी थ्रेड टेक्निक को भी यूज कर रहा होता है। अपनी तलवार के साथ उसने जो धागा लगाया होता है उस धागे की टेक्निक को यूज करते हैं वहां पर उनके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। और साथ ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है तो नीचे का ग्राउंड टूटता है और हूंड जो होते हैं वो सारे के सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और ईगल और इसके साथ साथ वुल्फ वो दोनों पीछे की तरफ हटते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तो हमारा शिमू जो होता है वो अपनी तलवार लेकर मिस यू को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है, जबकि मिस यू सोच रही होती है इस हालत में, जबकि यहाँ पर इसे पता है कि ये मरने वाला है, लेकिन इसके बावजूद ये मेरी केयर करना नहीं छोड़ रहा। हालांकि इसे पता है कि यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक बर्डन हूँ। इस फाइनल अटैक के बाद ईगल जो होता है वो अपनी साथी से कहता है कि मुझे वो लड़का चाहिए, वो लड़का जो है जितना ज्यादा यहाँ पर अटैक करता है मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे वो लड़का चाहिए, जबकि तुम उस लड़की को संभालो। तो हूंड से कहती है हाँ क्यों नहीं, वो लड़की को मैं ही संभालूंगी, मुझे नहीं इस बात से फर्क पड़ता कि तुम उस लड़के के साथ क्या करने वाले हो, क्योंकि वो लड़का जो है उसे फिफ्थ लॉर्ड के सामने जिंदा पेश करना है। लेकिन उस लड़की की बॉडी के मैं इतने टुकड़े करूंगी कि मेरे जितने भी हूंड्स हैं वो सारे के सारे उसका ब्लड पिएंगे और उसका मांस खाएंगे, तभी जाकर मुझे यहाँ पर शांति मिलने वाली है। और दूसरी तरफ मैं ज़्यू जो होती है वो उसे कहती है कि ब्रदर शिमू, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत पाओगे, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ बनी हुई हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ हूँ, तुम्हारे बोझ के साथ तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी होता है तो फिर मैं यहाँ पर जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। इसी के साथ ही मिस ज़्यू से कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, शायद तुम इस बारे में भूल रहे हो। और इसी के साथ ही वो से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मिस ज़्यू से कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, हम लोग इस प्लान के ऊपर मिलकर काम करेंगे। शिमू से कहता है नहीं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, मैं तुम्हें यहाँ पर इस प्लान में शामिल नहीं करूंगी। इसी के साथ ही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताती हूँ, तुम्हारे पास कितने एरोज बचे हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास टोटल 4 एरोज बचे हैं। तो वो उसे कहती है तो फिर ठीक है, वहां पर सामने देखो। और इसी के साथ ही उसके कान में से कुछ बात बताती है, वो उसके कान में वहां पर उसे सारी की सारी डिटेल्स बताती है कि तुम्हें ये करना होगा। शिमू कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि ऐसा है। तो वो कहती है हाँ मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ईगल जो होता है उसकी बातें उनकी बातें सुन पा रहा होता है, दूर खड़ा होता है और कहता है कि वो लोग वहां पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो हूंड उसे कहते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से अपने आखिरी लफ्ज कह रहे होंगे, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी के साथ ही मिस ज़्यू जो होती है वहां पर से साइड के ऊपर भागना शुरू कर देती है। जैसे वो साइड के ऊपर भागना शुरू करती है तो हूंड कहती है वो वहां पर से साइड के ऊपर भाग कर जा रही है, मुझे जाकर उस कमीनी लड़की को पकड़ना होगा। और वो अपने बचे हुए हाउंड्स के साथ बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है, तो चाहता है कि जाकर वो मिस ज़्यू को पकड़ सके। लेकिन जैसे वो हमारे शिमू के पास से गुजरकर आगे चली जाती है तो इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है अपनी बो एरो को सामने की तरफ करता है, ईगल की तरफ निशाना लगाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर कौन सी प्लानिंग की और क्या इनकी प्लानिंग यहाँ पर कामयाब होगी भी या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि मिस जियो जो होती है वो साइड के ऊपर भागना स्टार्ट करती है। वो दोनों वहां पर एक प्लान बना लेते हैं और इसी के साथ ही जो हाउंड वाली लड़की होती है वो उसका पीछा करती है। लेकिन हमारा शिमू जो होता है वो अपने एरो को दूसरी तरफ करता है जहां पर ईगल खड़ा होता है। तो वो अपने एरो को लोड करने के बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जैसे वो अपने एरो को उसकी तरफ शूट करता है, इसी के साथ वो लड़की चलाकर उसे कहती है ये एक ट्रैप है। लेकिन इससे पहले वो एरो सीधा जाकर उसके साथ हिट होता है जहां पर उसने अपने हाथ के अंदर बांसुरी पकड़ रखी होती है। तो उसके हाथ से वो बांसुरी गिर जाती है। उस बांसुरी के गिरने के साथ सभी के सभी ईगल्स जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है और वो सारे के सारे अब यहाँ पर नॉर्मल ईगल्स बन जाते हैं। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि दूसरी तरफ जो हाउंड्स होते हैं वो मिस जियो के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं और वहां पर टोटल 3 हाउंड्स होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है अपनी फिर से बाहुबली की तरह 3 एरोस को लोड करता है, सामने की तरफ शूट करता है। 3 एरोस जो होते हैं वो तीनों जाकर तीनों हाउंड्स को लगते हैं और इसी के साथ ही हाउंड वाली लड़की जो होती है ऊपर से नीचे गिर जाती है। लेकिन गिरने के बाद वो अपने पास से ब्लेड निकालती है, मिस जियो के ऊपर जंप लगाती है और उसे नीचे वहां पर गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। और हमारा जो शिमू होता है दूर से चिल्लाकर उसे कहता है कि मिस जियोंग प्लीज बचो, तो तुम्हारे पास अटैक करने लगी है। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़की अपने पास से ब्लेड निकालकर जैसे उसे मारने लगती है। उसका ब्लेड मिस जियो की बॉडी के अंदर दंस नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी के साथ टकराकर वो ब्लेड पीछे की तरफ गिर जाता है। और इसी के साथ ही मिस जियो जो होती है उसके चेहरे के ऊपर उसने जो मास्क लगाया होता है उस मास्क को खींच देती है और उसको खींचकर उतार देती है और उसे उतारकर साइड के ऊपर फेंक देती है। जब जैसे वो उस मास्क को उतारकर साइड के ऊपर फेंक देती है, इस बात से वो लड़की काफी हैरान होती है और जल्दी से भागते हुए अपने मास्क की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे वो जाकर अपना मास्क उठाने लगती है तो हमारा शिमू जो होता है अपनी तलवार जाकर उसके गले के ऊपर रख लेता है और उसे कहता है कि बस बहुत हो गया। और साथ ही मिस जियो आकर उस मास्क को उठा लेती है। तो वो उसे कहता है कि मिस जियोंग जैसा कि तुमने जहां पर मुझे बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुमने मुझे बताया था कि जहां पर ये लोग किसी तरीके से इन हाउंड्स और इन ईगल्स को कंट्रोल कर रहे हैं और तुम्हारा शक जहां पर बिल्कुल ठीक निकला। दोनों को जहां पर पहले पता चल चुका था कि जहां पर एक ईगल जो है वो अपनी बांसुरी की मदद से ईगल्स को कंट्रोल कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ से ये लड़की जो है इसने मास्क लगाया उसके अंदर जहां पर एक विसल है जिसको ब्लो करने के बाद जहां पर इन सभी हाउंड्स को कंट्रोल कर रहा है। कल उनसे कहता है कि तुम लोगों को जहां पर सबके बारे में कैसे पता चला, तुम लोगों ने नोटिस कब किया। तो वो उसे बताते हैं कि जब हमारी फाइट यहाँ पर स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब तुम्हारे ईगल ने हमारे पर अटैक करना स्टार्ट किया उस वक्त हमें एक नॉइस सुनाई दी थी और तुमने वहां पर हमारे सामने बांसुरी बजाई, जिसकी वजह से हमें ये बात कंफर्म होगी कि तुम ईगल्स को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मुश्किल पार्ट ये था कि इस लड़की के बारे में ये हाउंड्स को कैसे कंट्रोल कर रही है। तो फिर हमने यहाँ पर यही अनुमान लगाया कि इसके मास्क के अंदर कोई ना कोई विसल छुपी हुई होगी जिसकी मदद से यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। शिमू लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों के पास यहाँ पर इन दोनों आर्टिफैक्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम दोनों यहाँ पर ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल्स हो जिनको हराना मेरे लिए बड़ी आसानी की बात है। मैं तुम दोनों को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। अपनी विसल और अपने मास्क के बिना तुम दोनों यहाँ पर हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं उसे कहते हैं ये बात तो वाकई में सच है कि ऐसी बात है क्योंकि हम लोग में मार्शल डिसाइपल लेवल के ऊपर ही हैं। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से हाउंड जो होती है वो चिल्लाकर उसे कहती है कि इस कमीनी लड़की ने मेरे अटैक को कैसे डॉज किया। मैंने अपने वेपन के साथ इसकी चेस्ट के ऊपर अटैक किया था, लेकिन यहीं पर उसके सवाल जो होता है वो पूरा भी नहीं होता कि उन्हें पीछे से बहुत ही जबरदस्त हो रहा महसूस होता है क्योंकि वहां पर 5th अंकल पहुंच आते हैं। तो 5th अंकल वहां पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि तुम लोगों ने जहां पर जो कुछ भी करना था वो कर लिया, अब यहाँ पर फाइनल जजमेंट मैं देने वाला हूँ। मैं इस कमीने लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि ईगल और हाउंड तुम दोनों जल्दी से पीछे हट जाओ क्योंकि तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया, अब इससे ज्यादा तुम लोग और कुछ नहीं कर पाओगे। जबकि हमारा शिमू मिस जियो से कहता है कि मिस जियो तुम पीछे रहो और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो एक तरफ से 5th एल्डर होता है और दूसरी तरफ से हमारा शिमू होता है, दोनों अब यहाँ पर फाइट करने लगे हैं। तो हमारा शिमू जो होता है वहां पर तलवार लेकर खड़ा होता है, जबकि उसके अंकल उसे कहते हैं टियानियर मेरा इकलौता बेटा था, वो मेरा इकलौता बेटा था, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा था। मुझे पता था कि वो मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बचपन से उसे मार्शल आर्ट्स का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन मैंने उसे मार्शल आर्टिस्ट बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने उसे मार्शल आर्ट्स के रास्ते के ऊपर पुश किया, मैं हमेशा उसके ऊपर जोर डालता था, हमेशा उससे कड़वा बोलता था ताकि वो मार्शल आर्टिस्ट बन सके। और उसने यहाँ पर दिलचस्पी दिखाई और मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। और उसके बाद जब वहां पर वक्त आया उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तुम्हारी वजह से वो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से छीन गई। वो एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनने से सिर्फ और सिर्फ एक ही कदम दूर था और यहाँ पर की सेंसिंग लेवल तक पहुंचने वाला था, लेकिन उसने पिल खाने के बाद भी यहाँ पर की सेंसिंग को डेवलप नहीं कर पाया और उसके बाद यहाँ पर मारा गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा बेटा जो यहाँ पर ऊपर पहुंचना चाहता था तुमने उसे डायरेक्टली ऊपर पहुंचा दिया और अब यहाँ पर मैं उसका बदला लेने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने बेटे को याद कर रहे होता है कि उनके बेटे की डेड बॉडी उनके सामने पड़ी थी। तो वो शिमू से कहता है कि शिमू तुमने जहाँ पर मेरी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया, मेरा बेटा मेरी सालों की मेहनत था और ये क्राइम जो है ये बिल्कुल भी माफ करने के लायक नहीं है, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जबकि हमारा शिमू से कहता है बेटे ने जहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ उसने अपनी वजह से किया क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा जेलस था और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं किसी हद तक जिम्मेदार तुम खुद भी हो क्योंकि तुमने अपने बेटे को इस हद तक पुश किया था कि वो यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया, जबकि उसे पता था कि वो मुझे हरा नहीं सकता, फिर भी वो मुझे मारने के लिए आया। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन तुम इसके इल्जाम मेरे पर कैसे डाल सकते हो। और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर इसका इल्जाम मेरे
पर ही डालने वाले और मुझे माफ बिल्कुल भी नहीं करोगे तो फिर मुझे यहाँ पर अपने आप को साबित करने के लिए तुमसे फाइट करनी होगी, और अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं फाइट करके मरूंगा। दूसरी तरफ से फिफ्थ एल्डर जो होता है गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, और अपनी पाम के साथ डायरेक्टली जाकर उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। और एक ही पाम के साथ हमारा शिमू जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है और साथ ही उनके हाथ में जो स्टिक होती है वो उसके साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे हमारा शिमू उड़ता हुआ काफी दूर जाकर पीछे गिरता है और गिरने के बाद सामने की तरफ देख रहा होता है कि फिफ्थ एल्डर जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं। शिमू कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि ये इस वक्त अपने एम्पर लेवल के मिड स्टेज के ऊपर है, मुझे भी यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा लेवल अप करना होगा। और इसी के साथ ही शिमू उठकर खड़ा होता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए वहां पर गेल ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए एक सांस में वहां पर 9 स्लैशेस लगाता है। जैसे वहां पर वो 9 स्लैशेस लगाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो वहां पर ईगल और हाउंड भी खड़े होते हैं। वो लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का इसने यहाँ पर गेल ब्लेड आर्ट की फाइनल फॉर्म को यूज कर लिया और 9 स्लैशेस एक ही अटैक में यूज कर ली। लेकिन सामने खड़े जो फिफ्थ एल्डर होते हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और सारी की सारी गेल ब्लेड आर्ट की जो स्लैशेस होती हैं वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और उसके करीब पहुंचने के बाद वो शिमू के ऊपर जाकर अटैक करते हैं तो शिमू भी अपनी तलवार के साथ उनकी तलवार को वहां पर ब्लॉक करता है। दोनों एक दूसरे को वहां पर काफी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन साथ ही हमारा शिमू उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरता है और उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। जब वो अपनी तलवार को लेने के लिए आगे की तरफ लपकता है वो जंप लगाता है, लेकिन इसी के साथ ही वो बीच में आ जाता है और उसके पांव के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, उसके हाथ के ऊपर अपना पांव रखते हैं और साथ ही उनके हाथ में जो वेपन होता है अपने वेपन के साथ से बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम्हारा फादर शूटिंग पहले से मर चुका है तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारा अंकल होने के नाते तुम्हें सबक सिखाना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाता हूँ कि जिंदगी जो है वो किस तरह से चलाई जाती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपराइट कैसे होती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर ऑनेस्टी क्या होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर अगर तुम कुछ बुरा करते हो तो तुम्हें उसका जो कर्ज है वो चुकाना पड़ता है, अगर तुम यहाँ पर किसी का खून बहाते हो तो तुम्हें खून के बदले खून देना पड़ता है। और साथ ही वो उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किए जा रहे होते हैं जिसकी वजह से शिमू की पूरी बॉडी ब्लीड कर रही होती है, लेकिन साथ ही वो माउंटेन ब्रेकिंग पंच को यूज करते हुए अपने अंकल को वहां पर पंच मारता है। तो अंकल जो होते हैं अपने वेपन को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करते हैं, लेकिन उनका वेपन जो होता है वहां पर टूट जाता है और वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं और शिमू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और वहां पर उसकी पूरी बॉडी के ऊपर से ब्लड बह रहा होता है, लेकिन साथ ही उनके सामने खड़ा होता है। तो फिफ्थ एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है उस ब्लड लाइन की पावर की वजह से तुम्हें यहाँ पर स्टेमिना और स्ट्रेंथ मिल रही है, लेकिन ये ब्लड लाइन की पावर जो है ये इतनी भी महान नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरी ब्लड लाइन की पावर के सामने टिक सको। और इसी के साथ ही वो अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करते हैं। तो जब वो अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करते हैं तो हमारा शिमू कहता है कि ये तो ज़ेन की है, यानी कि ये वही हाकी की बात हो रही है। तो वो अपने ओरा को रिलीज करते हैं और दूसरी तरफ से मिस ड्यू चलाकर कहती है कि मुझे तो यहाँ पर से ब्लड की स्मेल आ रही है। और इसी के साथ ही फिफ्थ लॉर्ड जो होते हैं वहां पर अपनी उस टेक्निक को यूज कर देते हैं, यानी कि फिफ्थ एल्डर अपनी टेक्निक को रिलीज करते हैं, उनकी जो ओरा होता है वहां पर रिलीज हो रहा था और अपनी पाम को सामने की तरफ करते हैं। वो यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक जिसे बियर पाम कहा जाता है उस टेक्निक को यूज करने वाले हैं और उसे कहते हैं अब जबकि तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स दिखानी पड़ेंगी। कम से कम तुम मरने से पहले यहाँ पर मार्शल आर्ट्स देखकर तो मरोगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा शिमू यहाँ पर फिफ्थ एल्डर से कैसे बच पाएगा। एक के बाद यहाँ पर और ज्यादा खतरा आता जा रहा है, तो इसी यहाँ पर कौन बचाने के लिए आएगा जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्री-ला की एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फिफ्थ एल्डर जो होते हैं वहां पर अपनी बियर पाम टेक्निक को यूज करने वाले हैं और साथ ही वो ज़ेन की को रिलीज कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से मां शिमू भी अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, या फिर मुझे यहाँ से भागना होगा या फिर अटैक को ब्लॉक करना होगा। और इसी के साथ ही फिफ्थ अंकल जो होते हैं उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं और अपनी ब्लड बियर पाम के साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जब वो पाम उसके साथ हिट होती है तो हमारा शिमू जो होता है पहले तो उनके अटैक को वहां पर अवॉइड कर लेता है, लेकिन साथ वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से हमारा शिमू साइड के ऊपर गिर जाता है और उसे चेहरे के ऊपर कट भी लगता है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इसकी बियर पाम के साथ हिट हुआ तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और दूसरी तरफ से अंकल जो होता है बड़ी तेजी के साथ फिर से उसका पीछा करते हैं और इस बार जब वो अपनी बियर पाम को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं तो हमारा शिमू अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है और उनकी पाम को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो उनकी पाम जैसी वहां पर तलवार के साथ टकराती है तो तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो तलवार के टुकड़े टुकड़े तो होते हैं, साथ ही हमारे शिमू का बाजू भी वहां पर डिसलोकेट हो जाता है, उसका पूरा बाजू टूट जाता है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और वो उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिर रहा होता है। किसी के साथ फिफ्थ अंकल फिर से उसके करीब पहुंच जाते हैं और करीब पहुंचने के बाद फिर से बियर पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। इस बार वो उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जब वो चेस्ट के ऊपर अटैक करने लगते हैं इसी के साथ हमारा शिमू फिर से अपनी उसी वायर वाली टेक्निक को यूज करता है और वहां पर बारीक थ्रेड के साथ अपनी तलवार को कंट्रोल करते हुए उनके हाथ के अंदर दंसा देता है। तो वो तलवार जो होती है उनके हाथ के अंदर जब दंस जाती है तो अंकल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन छोटी मोटी ट्रिक्स के साथ मुझे हरा सकते हो,
ये छोटी मोटी ट्रिक्स हो जाकर किसी बच्चे के सामने अप्लाई करना, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं कर सकती। और इसी के साथ वो दूसरे हाथ के साथ अपनी बियर पाम को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इस बार जो पाम होती है वो सीधी जाकर उसकी चेस्ट के साथ हिट होती है और वहां पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट के साथ दिखाता है कि शिमू ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। मिस ड्यूस के लिए काफी ज्यादा अफसुर्दा होती है क्योंकि उसे देखकर लग रहा होता है कि शिमू यहाँ पर बच नहीं पाएगा। तो अंकल जो होते हैं वहां पर उसको नीचे गिराने के बाद अपने हाथ के अंदर से उस ब्लेड को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर अब इस सब को खत्म करने वाला हूँ, तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ अंकल जो होते हैं फिर से बियर पाम को यूज करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले वो अपना पाँव उठाते हैं और उसकी चेस्ट के ऊपर दे मारते हैं। जब वो पाँव उसकी चेस्ट के ऊपर दे मारते हैं तो उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ से मिस ड्यू वहां पर रो रही होती है और इसी के साथ ही वो अपने पास को याद करती है कि उसके डैड ने मरने से पहले यहाँ पर शिमू के हाथ में उसका हाथ दिया था और साथ ही हमारे शिमू ने कितनी बार उसकी जान बचाई है। तो ये बात सुनने के बाद वो जल्दी सोचने के बाद वो जल्दी से भागती हुई शिमू के पास चली जाती है और जाकर उसके पास बैठकर रोना शुरू कर देती है। जब वो वहां पर रो रही होती है तो जैसा कि आपको पहले पता होगा ज़ोंबी वाली एपिसोड में भी वहां पर उसने चीख मारी थी, इसकी वजह से उसकी साउंड वेव्स निकली थी और यहाँ पर भी वो चीख मारती है और ये भी उसकी एक मार्शल आर्ट्स होती है। जैसे वहां पर चीख मारती है जबरदस्त साउंड वेव्स निकलती हैं, इतनी पावरफुल साउंड वेव्स होती है कि फिफ्थ अंकल भी उसके सामने टिक नहीं पाते, वो उड़ते हुए पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराते हैं। लेकिन साथ ही वो फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं तो इस लड़की के पास भी यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर है और इस लड़की की ब्लड लाइन की पावर मुझे लगता है काफी ज्यादा स्पेशल है। चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़की को भी यहाँ पर मरना होगा क्योंकि ये भी उस वक्त जिंटियान के मरने के वक्त वहां पर थी। और वो अपनी बियर पाम को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो उस ओरा के खिलाफ वहां पर आगे की तरफ बढ़े होते हैं जहां पर हमारी मिस ड्यू अभी भी वहां पर चिल्ला रही होती है और उसकी साउंड वेव्स अभी वहां पर निकल रही होती हैं, लेकिन वो साउंड वेव्स को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। जबकि शिमू चिल्लाकर उसे कहता है मिस ड्यू वहां पर से दूर हटो। तो जैसे वो अंकल उसके करीब पहुंच जाते हैं और आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक सीधा आकर उसकी चेस्ट के साथ हिट होता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो हमारा शिमू चिल्लाकर उसे कहता है मिस ड्यू क्या तुम ठीक हो? तो मिस ड्यू की बॉडी के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मिस ड्यू ने अपनी चेस्ट के ऊपर एक आर्मर पहना होता है, गोल्डन आर्मर उसकी बॉडी के अंदर से निकलता है जब उसके कपड़े फटते हैं। तो अंकल को ये देखने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये जो आर्मर है ये जिंटियान का आर्मर था। जिंटियान जब इनके पर अटैक करने के लिए आया था उस वक्त वो ये आर्मर पहन कर आया था। तो हमारे शिमू ने ये आर्मर उतार कर मिस ड्यू को पहना दिया था ताकि अगर दस्ते में कहीं पर अटैक होता है तो इस आर्मर की वजह से उसकी जान बच जाए। तो यहाँ पर वो आर्मर उसको पहना तो दिया था, लेकिन फिफ्थ अंकल जब इस आर्मर को देखते हैं उन्हें फिर से अपना बेटा याद आता है कि उन्होंने उसके पास से चोरी भी कर ली, मेरे बेटे को मारा तो साथ उसका आर्मर भी चुरा लिया। और इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे टियान के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और इस बार वो अपनी अपाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके चेहरे की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि उसका चेहरा उड़ा सके। लेकिन जैसे वो उसके चेहरे के करीब पहुंच जाए इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। कोई उसे कहता है देखो तो जरा, हजारों साल में एक बार पैदा होने वाली 3rd ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की डिवाइन पावर के साथ एक लड़की पैदा हुई और तुम इसे यहाँ पर मारना चाहते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये ब्लड लाइन की पावर बहुत ज्यादा रेयर है और अगर तुम यहाँ पर इसको वाकई में मारना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर पहले मरना होगा। यहाँ पर जो लड़की अपीयर होती है वो अपनी पावर्स को यूज करती है जिसकी वजह से वहां पर से नीचे से काफी सारी आइस निकलती है और फिफ्थ अंकल की पूरी बॉडी वहां पर आइस के अंदर कवर हो जाती है। फिफ्थ अंकल जो होते हैं वहां पर एक झटका भी नहीं लगता और फिफ्थ अंकल वहीं पर मर जाते हैं आइस के अंदर कवर होकर। शिमू भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो वहां पर वाकई में एक लड़की होती है जो कि वहां पर सामने खड़ी होती है और इसी के साथ ही मिस ड्यू भी उसकी तरफ देख रही होती है कि अब यहाँ पर कौन आया। तो वो लड़की अपना मास्क उतारती है और उनकी तरफ देखती है। वो दोनों बच्चों की तरफ देखती है कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन सबसे पहले वो मिस ड्यू की तरफ आके बढ़ती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? तो मिस ड्यू से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है कि लड़की मुझे अपना नाम बताओ, मुझे ये बताओ कि आज ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं, लोगों ने तुम्हारे पर अटैक क्यों किया? तो मिस ड्यू से सारी बात बताती है। उसे कहती है मेरा नाम ज़्यू जोंग है, मैं और ब्रदर शी हम दोनों फैंग सिटी में रहते थे, वहां पर इनके बेटे ने हमें ऑफेंड किया जिसकी वजह से वहां पर फाइटिंग के दौरान वो मर गया और इसी वजह से ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उसे कहती है तो इसका मतलब यह है कि ये छोटे से गांव का एक छोटा सा मसला है, तुम्हारा फैंग सिटी तो बस एक छोटा सा गांव है और वहां के छोटे से मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारा क्या है बिगाड़ लेंगे जब मैं यहाँ पर तुम्हारे पास हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर वो साइज को टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिफ्थ अंकल की बॉडी भी वहां पर ना बचे। फिर साथ ही वो अपने पास एक सेप्टर निकालती है और उसे कहती है कि मिस जल्दी से मुझे अपना हाथ दो। तो मिस ड्यू के सामने अपना हाथ करती है तो उसकी उंगली अपने हाथ में पकड़ती है और साथ ही उसकी उंगली के ऊपर बाइट करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारा ब्लड इस सेप्टर के ऊपर डालूंगी जिससे तुम्हारी ब्लड लाइन की प्योरिटी का पता चलेगा। अगर वाकई में तुम्हारी ब्लड लाइन प्योर हुई तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसका एक ड्रॉप ब्लड का उस सेप्टर के ऊपर डाल दिया। जैसे वो उसके ऊपर सेप्टर के ऊपर ब्लड ड्रॉप डालती है तो उसके अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ये देखकर मिस ड्यू भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसकी बॉडी के अंदर इतनी पावर छुपी हुई है। तो वो लड़की उसे कहती है कि जैसा मैंने सोचा था तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही रेयर ब्लड लाइन की पावर है, ये एक 3rd ग्रेड की ब्लड लाइन है जिसे फीनिक्स साउंड ब्लड लाइन कहा जाता है। तो वो लड़की उससे अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम जी होंग जाओ है और मैं मियाओजिन सेक्टर से हूँ। हमारे पास इस वक्त जो 3rd ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की ब्लड लाइन की पावर है, ये ब्लड लाइन की पावर हमारे सेक्टर की फाउंडर मास्टर के पास भी थी। हमारे सेक्टर की जो फाउंडर मास्टर थी उनके पास भी सेम यही फीनिक्स की साउंड ब्लड लाइन की पावर थी और उन्होंने हमारे सेक्टर को बनाया था और उनके मरने के बाद तब से हमने आज तक ये वाली ब्लड लाइन की पावर किसी के पास नहीं देखी। क्या तुम हमारे मियाओ
सेक्टर को ज्वाइन करना चाहोगे, अगर तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन कर लो तो फिर हमें यहाँ पर फिर से फाउंडर वाली वही पावर मिल जाएंगी। कि हमारा शिमू जो होता है उसके सेक्टर का नाम सुनने के बाद कहता है क्या तुम यहाँ पर हमारे पूरे कॉन्टिनेंट के 3 सबसे बड़े सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में से एक की बात कर रही हो? हमारे की किंगडम में सबसे बड़े 3 सेक्टर्स हैं, में एक मियाओजिन सेक्टर भी है। तो मिस होंग उसे कहती है कि क्या तुम्हें हमारे सेक्टर के बारे में पता है? तो वो कहता है हाँ मुझे तुम्हारे सेक्टर के बारे में पता है, मास्टर ली ने मुझे एक बार बताया था कि हमारी की किंगडम में 3 बड़े सेक्टर्स हैं, उन 3 बड़े सेक्टर्स में से मियाओजिन सेक्टर भी एक सेक्टर है। और जहाँ पर ये सेक्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतने पावरफुल है कि बाकी की सभी मार्शल अकेडमीज तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इतने बड़े सेक्टर्स हैं कि सभी मार्शल आर्टिस्ट यानी हाई लेवल के जितने मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो सारे के सारे इन सेक्टर्स को ज्वाइन करने का सपना देखते हैं। वो कहता है कि इसी वजह से तुम यहाँ पर 5th फ्लोर को इतनी आसानी से हरा पाई हो। तो शिमू से पूछता है कि मुझे बताओ क्या तुम एक एम्परर लेवल की वॉरियर हो? तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर एक एम्परर लेवल की वॉरियर हूँ, लेकिन अर्ली स्टेजेस में, मैं अभी यहाँ पर मिड लेवल तक भी नहीं पहुंच पाई। इसी के साथ ही वो जोंगसू से कहती है कि मेरी बात सुनो, क्या तुम यहाँ पर हमारी इस अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने तुम्हें पहले भी पूछा है, हमारी अकेडमी में तुम्हारे लिए बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि हमारी फाउंडर ने उस टेक्निक्स को मास्टर किया था, लेकिन उसके बाद किसी के पास भी ऐसी ब्लड लाइन की पावर थी ही नहीं। अब जबकि तुम्हारे पास यहाँ पर स्पेशल ब्लड लाइन की पावर है तो तुम उन सारी की सारी पावर्स को यानी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर कर सकती हो। तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल लेवल तक पहुंचा देंगे। तुम्हारे लिए यहाँ पर जानटियान लेवल तक पहुंचना यानी एम्परर लेवल तक पहुंचना ये तो बहुत ही आसान सी बात है, बल्कि तुम तो यहाँ पर अर्थ स्टेज यानी कि सॉवरियन राम में भी पहुंच सकती हो। तो ये बात सुनने के बाद शिमू को भी झटका लगता है। शिमू कहता है मुझे तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेजेस के बारे में पता था कि यहाँ पर एक वॉरियर लेवल होता है, फिर किंग लेवल और फिर एम्परर लेवल होता है, लेकिन क्या यहाँ पर एक सॉवरियन लेवल भी होता है? मिस होंग जो होती है वो यहाँ पर जियो को पूरी तरह से मनाने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 31 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मिस जियो जोंग यहाँ पर इसकी बात मान जाएगी और क्या इसकी अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्या वो शिमू को छोड़ जाएगी, यह सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? शैंग्री-ला की एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस होंग जो होती है वो जियो से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर हमारे स्कूल को ज्वाइन कर लेती हो तो उसके बाद हम दोनों क्लासमेट्स बन जाएंगे, तुम्हें बस हमारे मियाओजिन सेक्टर को ज्वाइन करना है और वहाँ पर आने के बाद हम तुम्हें बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स देंगे जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले यहाँ पर एक 3rd ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की ब्लड लाइन की पावर है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाने के बाद सभी लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो मिस होंग इसकी बात सुनने के बाद फिर साथ ही वो शिमू की तरफ देखती है और कहती है लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जैसे वो वहाँ पर उसकी तरफ देखती है तो इसी के साथ ही मैं शिमू से कहता है कि तुम जाओ। तो ये बात सुनने के बाद वो भी काफी हैरान होती है। तो शिमू से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनो, इसी वजह से तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट के सेक्टर में जाना होगा। अगर तुम वहां पर जाती हो तो वहां पर जाने के बाद तुम बहुत सारी नई टेक्निक्स को मास्टर कर पाओगी और फ्यूचर में तुम्हें जहां पर किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम खुद को बचा पाओगी। तो मिस जोंग उसे कहती है कि लेकिन ब्रदर शी तुम्हारा क्या होगा? तो वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा क्या है, मैं तो यहाँ पर से आगे चला जाऊंगा, मैं मिलिट्री अकेडमी में चला जाऊंगा। और साथ ही उसे वहां पर एक जबरदस्त झटका लगता है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड बहता है और वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश होने लगता है। तो मिस जोंग जो होती है जल्दी से भागती हुई उसकी तरफ आके बढ़ती है, जाकर उसके पास बैठ जाती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो? मिस जोंग उसे कहती है कि सीनियर होंग प्लीज यहाँ पर मेरे ब्रदर शी को बचा लो। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस बच्चे के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इसकी स्किन बहुत ज्यादा टफ है और यहाँ पर इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर से सर्वाइव कर जाएगा। साथ ही वो उसकी बॉडी को चेक करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि इस लड़के की बॉडी के ऊपर उस मास्टर ने जिस पाम टेक्निक के साथ अटैक किया था उसी वजह से इसकी बॉडी के ऊपर इंजरीज हैं, लेकिन यहाँ पर ये लड़का सिर्फ और सिर्फ मार्शल डिसिप्लिन लेवल के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के ने एक मास्टर की पाम टेक्निक को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लिया। इसका मतलब यह है कि ये लड़का भी काफी ज्यादा स्पेशल है। फिर साथ ही वो अपने पास से एक पिल निकालती है और उसे कहती है कि इसके अंदर एक कीलिंग पिल है, तुम इस पिल को इसको खिला सकती हो, इस पिल के खाने के बाद इसकी इंजरीज जो है वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। तो मिस जोंग जो होती है उसके पास से पिल लेने के बाद भागती हुई आके बढ़ती है, उसका मुंह खोलकर उसके मुंह में पिल डाल देती है और कहती है क्या इसके साथ ये ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ ही हमारे शिमू की बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है, जिसके साथ उसकी बॉडी जो होती है थोड़ी बहुत हील हो जाती है। तो मिस जोंग उसी के पास ही बैठी होती है और उसे कहती है शिमू ब्रदर शिमू क्या तुम ठीक हो? तो हमारा शिमू जो होता है खांसते खांसते उठता है और इसी के साथ ही उसकी हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है। तो ये देखने के बाद मिस जोंग जो होती है वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करूं तो तुम्हारे मियाओजिन सेक्टर को ज्वाइन करने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम इसको ठीक करोगे और हमारे साथ चलेगा। ये बात सुनने के बाद मिस होंग उसे कहती है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते।
हम लोग म्याओजिन सेक्टर की बात कर रहे हैं और हमारे म्याओजिन सेक्टर में एक भी लड़का नहीं है। वो स्कूल सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, हम लोग वहाँ पर लड़के नहीं लेते और ऊपर से वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए किसी के पास स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के पास वो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारे म्याओजिन सेक्टर को ज्वाइन कर सकता हो। ये बात सुनने के बाद मिस जोंग से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। अगर ब्रदर शी मेरे साथ नहीं जाएगा तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद मिस होंग खामोश हो जाती है जबकि इसी के साथ ही मिस यू से कहती है ब्रदर शी ने बहुत बार मेरी जान बचाई है, ये शुरुआत से लेकर अभी तक मेरे साथ रहा है, इसकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूं, तो मैं इसके साथ ही जाऊंगी। जबकि हमारा शिमू से कहता है कि बस ठीक है, बहुत हो गया, तुम यहाँ पर मेरे साथ कब तक रहना चाहती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम उस स्कूल को जाकर ज्वाइन करो, तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, तुम्हारे अंदर बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन की पावर है और मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही लो लेवल की ब्लड मंकी की पावर है जो कि बहुत ज्यादा यूजलेस है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने पर पूरा भरोसा है कि मैं भी यहाँ पर एक दिन बहुत ही पावरफुल वॉरियर बनकर दिखाऊंगा। जबकि मिस होंग भी से कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि इसकी जो बेकार मंकी की ब्लड लाइन की पावर है वो तो किसी भी मार्शल अकेडमी के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद मिस होंग वहीं पर चलाना शुरू कर देती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं किसी भी अकेडमी को ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं ब्रदर शिमू के साथ ही रहना चाहती हूँ, जहां पर जाएगा मैं वहां पर इसके साथ जाऊंगी, अगर ये स्ट्रांग बनेगा तो मैं भी इसके साथ स्ट्रांग बनूंगी, लेकिन जो भी यहाँ पर इसको अपने सेक्टर में नहीं लेगा मैं उसके सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। तो ये देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाए कि मिस जोंग का रिजॉल्व तो यहाँ पर कुछ ज्यादा स्ट्रांग है। इसके साथ ही मिस होंग को वहां पर थोड़ा सा कुछ महसूस होता है, उन्हें वहां पर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहते हैं क्या तुम में से किसी के पास यहाँ पर यांजी लिंग है? तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन दोनों को पता नहीं होता है कि यांजी लिंग क्या होता है। तो मिस होंग उनसे कहते हैं कि जरा रुको जरा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को पता नहीं होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अपने पास एक तलिस्मन निकालती है और इस तलिस्मन को यूज करने के बाद जब उसको एक्टिवेट कर दिया तो वो तलिस्मन जो होता है सीधा उसकी एनर्जी उड़ने के बाद सीधी हमारे शिमू के पास चली जाती है। वो शिमू के पास जाती है जहां पर उसके कपड़ों के अंदर उसके पास एक टोकन होता है। ये टोकन आपको याद होगा कि जब उन्होंने ज़ोंबी को मारा था तो ज़ोंबी के पास उसे एक टोकन मिला था, तो वो टोकन जो होता है वहां पर उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। तो ये टोकन देखने के बाद मिस होंग उन लोगों से कहती है मैं इसकी बात कर रही थी, ये जानजी जोंग है, ये वही टोकन है जिसके बारे में तुमसे बात कर रही हूँ। तो ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों के पास ये टोकन कहाँ से आया? तो इसी के साथ मिस जोंग उसे सारी की सारी बात बता देती है। उन्हें बताते हैं कि ये टोकन जो है ये हमें एक ज़ोंबी के पास से मिला था, हमने एक ज़ोंबी हमारे पास ज़ोंबी ने अटैक किया था और हमने ज़ोंबी को मार दिया। जब उस ज़ोंबी को मारा तो उसके पास ये टोकन गिरा था और हमने इसको रख लिया। तो मास्टर होंग उनको बताते हैं कि ये टोकन जो है ये जानवू सेक्टर का है, हमारे म्याओजिन सेक्टर की तरह एक और बड़ा सेक्टर है जिसे जानवू सेक्टर कहते हैं। जानवू सेक्टर के एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हैं, उन मास्टर का एक डिसाइपल था जो कि अपने लिए ज़ोंबी स्किल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था और कहा जाता है कि काफी अर्सा पहले वो सेक्युलेशन में चला गया ताकि वो जाकर एक स्वीटेबल जगह के ऊपर बैठकर अपने लिए ज़ोंबी स्किल को मास्टर कर सके, लेकिन उसके बाद से उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हर एक डिसाइपल के लिए सेक्टर के अंदर एक लाइट जलाई गई होती है, जब वो डिसाइपल जो होता है वो मर जाता है तो उसकी लाइट बुझ जाती है और कहा जाता है कि उसकी लाइट बुझ गई थी और उसकी लाइट के बुझने के बाद उसके मास्टर ने उम्मीद छोड़ दी कि उसका डिसाइपल मर चुका है, वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन अब जबकि तुम्हारे पास उसका टोकन है तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर उस सेक्टर में एंट्री मिल सकती है, तुम इस टोकन को यूज कर सकते हो, तुम इस टोकन को यूज करके उनके सेक्टर में एडमिशन ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास उसके डिसाइपल का टोकन है और मैं जहां पर तुम्हें रिकमेंडेशन दे सकती हूँ जिसकी वजह से तुम वहां पर जाकर मास्टर से मिला और मास्टर तुम्हें अपना डिसाइपल बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारे म्याओजिन सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं, लेकिन जानवू सेक्टर के लोग जो उन्हें टैलेंट्स की कदर है और स्पेशली उनके पास कुछ ऐसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो कि बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है, जैसे कि तुम्हारी स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर जो कि तुम्हें स्टैमिना देती है। मिस होंग जब वहां पर उन्हें उम्मीद देती है तो इस बात से मिस यू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में ब्रदर शिमू भी यहाँ पर एक अकेडमी को ज्वाइन कर सकता है? क्या वाकई में एक बड़े सेक्टर को ज्वाइन करेगा मेरी तरह? और वो उठकर आगे बढ़ती है और उसे कहती है देखा देखा यहाँ पर तुम्हारे लिए भी एक रास्ता निकल आया है, तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है, तुम यहाँ पर एक सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हो और तुम भी यहाँ पर नए स्किल्स को मास्टर कर सकते हो और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन साथ ही वहीं पर उदास हो जाती है। वो उदास इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर फाइनली वो दोनों फिर से अलग होने वाले हैं। तो वो कहती है कि चाहे तुम यहाँ पर एक सेक्टर को ज्वाइन कर लो लेकिन मैं तो अलग सेक्टर को ज्वाइन करने वाली हूँ, हम दोनों यहाँ पर फिर से अलग हो जाएंगे। तुम्हारा शिमू उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मिस यू तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल ब्लड लाइन की पावर है जैसी दूसरों के पास बिल्कुल भी नहीं होती और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से आगे बढ़कर अपनी जर्नी को मुकम्मल करना होगा। ये तुम्हारा रास्ता है और मैं अपने रास्ते के ऊपर जाऊंगा। मेरे पास ऐसी ब्लड लाइन की पावर नहीं है जो कि दूसरों की तरह महान हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपना नाम करूंगा, मैं यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर से हम दोनों का अलग अलग सफर स्टार्ट होने वाला है। तो मिस यू आगे से रोना शुरू कर देती है और कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे और जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तब हम लोग दोनों ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट बन चुके होंगे। और इसी के साथ ही वो लोग अपनी जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से कहते हैं कि ये जर्नी जो है जो हमारी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है ये कोई खत्म एंड नहीं है, यानी कि हम दोनों यहाँ पर से दूर नहीं होने वाले बल्कि हम दोनों फ्यूचर में एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, हम
हम लोग यहाँ पर से अपना नया सफर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा वैंगलिन जो होता है 2 महीने के बाद शाओ कंट्री में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक शिप मिलने वाली है। उस शिप के पास जाकर उसे एक टैलिस्मन को जलाना होता है, जिसके अंदर से एक सिग्नल निकलेगा और उसे वहां पर कोई गाइड करने के लिए आया जो कि उसे शिप के अंदर ले जाएगा। तो मिस होंग ने उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, साथ ही उसके पास टोकन होता है, साथ ही उसके दिया हुआ एक लेटर होता है जो कि उसने खुद उसके लिए लिखा होता है कि वहां पर जाने के बाद मास्टर सन को जाकर दे देना और वो तुम्हें अंदर यानी कि तुम्हें जानवू सेक्टर का एक डिसाइपल बना लेंगे, तुम्हारे लिए वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारा शिमू जो होता है पोर्ट के ऊपर पहुंच जाता है और उसे सामने शिप भी दिखाई दे रही होती है और जहां पर से उसका अगला सफर स्टार्ट होने वाला है, जहां पर वो जानवू सेक्टर का डिसाइपल बनेगा। क्या वो जानवू सेक्टर का डिसाइपल बन पाएगा या नहीं जी, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस जोंग और उसके साथ साथ हमारा शिमू होता है, इन दोनों की नई शुरुआत होती है, जहां पर वो अपने अपने नए सेक्टर में ज्वाइनिंग के लिए चले जाते हैं। तो शिमू को दिखाते हैं कि उसे वहां पर एक बोर्ड के ऊपर भेजा गया होता है, जहां पर से जानवू सेक्टर के लिए एक बोट निकलने वाली है और वो बोर्ड के पास पहुंच जाता है। बोट जो होती है वहां पर से निकलने वाली होती है। तो शिमू कहता है कि सभी लोग तो पहले वहां पर जा चुके हैं और ये आखिरी बचा होता है। तो वो कहता है मिस जोंग ने मुझे कहा था कि जहां पर शिप के बाहर पहुंचने के बाद तुम्हें इस अपने टैलिस्मन को जलाना होगा। इसको जलाने के बाद जब तो रोशनी निकलेगी तो कोई गाइड तुम्हें वहां पर आकर शिप के ऊपर ले जाएगा, लेकिन लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि शिप जो है वो तो चलने वाली है। और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि मेरे लिए रुको, मेरे लिए रुको। तो वहां पर सामने जो इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है वो सभी को वहां पर काउंट कर रहा था, फिर साथ ही वो शिमू की तरफ देखता और कहता है ओए बेवकूफ बच्चे, तुम काफी ज्यादा लेट हो। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद उसे उठाकर ऊपर पटक देता है। तो वो खुद वहां पर नीचे चला जाता है, शिमू को उठाकर ऊपर से की तरफ फेंकता है, जो कि सीधा उड़ता हुआ सीधा शिप की तरफ जाता है। वहां पर पहले एक लड़की खड़ी होती है और जाकर सीधा उस लड़की के साथ टकराता है और वो लड़की उसके ऊपर गिर जाती है। वो लड़की उसकी तरफ देखती है, शिमू उसकी तरफ देखता है, थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। फिर साथ ही वो दोनों जो होते हैं अलग हो जाते हैं। और इसी के साथ ही कैप्टन जो होता है वो कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर शिप को स्टार्ट करो, सभी बच्चे आ चुके हैं। हरी बेवकूफ बच्चे को भी मैं उठाकर ले आया हूँ। और उनकी शिप जो होती है वो पानी में सेलिंग स्टार्ट करती है और इसी तरह वो यहाँ पर से जानवू सेक्टर के लिए निकल पड़ा है। तुम्हारे शिमू की यहाँ पर नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही शिप वहां पर चलना स्टार्ट होती है तो वहां पर उनका जो कैप्टन होता है वो उन सभी के नाम लिख रहा होता है, उन सभी के रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है। तो सभी से पूछता है। तो सबसे पहले वो लड़की जो होती है जो हमारे लिू फैंग हमारे शिमू के ऊपर गिरी थी, वो कहती है मेरा नाम हान जियांग ज्यू है और मैं हान फैमिली की तीसरी बेटी हूँ। जिस बंदे ने मुझे यहाँ पर गाइड किया था उस बंदे का नाम कोंग जुई है और साथ ही अपने पास है वो एक जेड तलिस्मान निकालकर उसके सामने करती है। तो कैप्टन उसको चेक करता है और कहता है कि ठीक है तुम पास हो गई। फिर साथ ही अगला बंदा वो भी उसे बताता है कि मेरा नाम ये है और मुझे यहाँ पर जाओ हुआ ने यहाँ तक गाइड किया है, यानी कि उन सभी को किसी न किसी ने यहाँ पर गाइड करके भेजा होता है। सभी लोग यहाँ पर अपना अपना नाम और अपनी फैमिली का नाम बता रही होती हैं। तुम्हारा शिमू जो होता है उस लड़की हान की तरफ देखता है तो वो लड़की जो होती है उसके पास से गुजर जाती है और हल्का सा शर्मा कर आगे गुजर जाती है, जबकि हमारा शिमू काफी ज्यादा परेशान होता है कि वो उसके ऊपर गिर गया था। साथ ही हमारे शिमू की बारी आती है तो कैप्टन उसे कहता है कि लड़की अपना नाम बताओ और साथ ही अपनी फैमिली का नाम बताओ, तुम्हें किसने यहाँ पर गाइड करके भेजा है। तो शिमू से कहता है कि मेरा नाम शिमू है और मैं फैंग सिटी से आया हूँ। जिस बंदे ने मुझे यहाँ पर गाइड किया है वो मियाओजिन सेक्टर की जुई होंग है। बात सुनने के बाद कैप्टन जो होता है थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि मियाओजिन सेक्टर, क्या तुम्हें पता भी है कि मियाओजिन सेक्टर जो है वो लड़कियों का सेक्टर और हम लोग जानवू सेक्टर थे और जानवू सेक्टर का ताल्लुक मियाओजिन सेक्टर के साथ कोई भी नहीं है। तो फिर मुझे बताओ कि मियाओजिन सेक्टर की एक लड़की तुम्हें यहाँ पर गाइड करके क्यों भेजेगी, आखिर उन लोगों का हमारे साथ क्या ताल्लुक है। तो मैं शिमू से कहता है कि सर मैं यहाँ पर जानवू सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए ही आया हूँ, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ तक गाइड किया है। तुझे बात सुनने के बाद कैप्टन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बकवास बंद करो, तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हो। हमारा जानवू सेक्टर बहुत ज्यादा फेमस है, हमारे जानवू सेक्टर को किसी ऐसे बंदे की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है जिसकी अपनी कोई वैल्यू ना हो। एक छोटी सी लड़की जी योंग हुई, वो जो कि अपने सेक्टर की एल्डर भी नहीं है, वो तुम्हें यहाँ पर रिकमेंड कैसे कर सकती है। तुम्हारा शिमू जो होता है वो अपने पास से पेपर निकालता है और उसे कहता है कि सर मेरे पास यहाँ पर एक पेपर है और साथ मेरे पास यहाँ पर एक तलिस्मन है जो मिस होंग ने मुझे पर्सनली यहाँ पर आपको देने के लिए दिया था। आप इन दोनों को चेक कर लें और आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो उसके सामने पेपर्स वगैरह करता है, लेकिन इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इन पेपर्स की मदद से तुम यहाँ पर इतनी आसानी से जानवू सेक्टर में चले जाओगे। हमारे जानवू सेक्टर में तो बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जिनका पेपर के ऊपर तुम कह लो के नाम लिखा हुआ है। अब बताओ कि तुम कौन से मास्टर के पास जाना चाहते हो। तो मैं शिमू को मास्टर का फुल नेम तो नहीं पता होता, इसी वजह से वो कहता है सर मुझे इस बारे में श्योर नहीं है, वहीं पर जाकर पता चलेगा। तो वो कैप्टन जो होता है उसके हाथ के ऊपर मारता है जिससे उसके हाथ से वो दोनों चीजें गिर जाती हैं। तो वो उसे कहता है कि दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर बेकार ही चढ़ा है और अपने लोगों से कहता है कि इसे उठाकर पानी में फेंक दो ताकि मछलियां इसे खा जाए। तो इस बात से शिमू बेचारा काफी ज्यादा
घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ पर मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली थी और मैं यहाँ पर से अपने नए सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये तो मुझे मछलियों को खिलाने का कह रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर से एक लड़का आगे बढ़ता है, उस जेड तलिस्मन को उठाता और कहता है कि मुझे लगता है कि ये टोकन तो बिल्कुल रियल है, ये जानवू सेक्टर का ही टोकन है और इसके अंदर से एनर्जी भी फील हो रही है। जबकि एक दूसरा लड़का आगे बढ़ता है और इस तलिस्मन को उठाता है और कहता है मुझे लगता है कि ये तलिस्मन भी बिल्कुल रियल है, अगर हम लोग यहाँ पर इसकी ऑथेंटिकेशन को देखना चाहते हो तो हम इसको जलाकर देखते हैं, अगर इसको जलाएंगे तो इसके अंदर से वही नाम निकलेगा जिस मास्टर ने इसको लिखा होगा, यानी कि अगर मास्टर टोंग ने इसको लिखा होगा तो फिर यहाँ पर इसके अंदर से मास्टर टोंग का नाम निकलेगा। और इसी के साथ ही वहां पर वो उस तलिस्मन को जला देता है। जब वो लड़का उस तलिस्मन को जलाता है तो उस तलिस्मन के जलने के बाद वहां पर वू का लफ्ज निकलता है, यानी उसका पूरा नाम जो होता है वू जुई टोंग होता है, तो इसी वजह से वहां पर उसके अंदर से वू निकलता है। तो वो उसे कहते हैं कि कैप्टन क्या तुमने देखा, इस लड़के ने बिल्कुल सच कहा है, मियाओजिन सेक्टर की मिस वू जुई टोंग ने इसे यहाँ पर रिकमेंड किया है और साथ इसके पास यहाँ पर स्पेशल टोकन भी है जो कि जानवू सेक्टर का ही है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर से इसे बाहर निकालना चाहिए। तो कैप्टन उनकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है, क्योंकि बाकी के सभी लोग भी वहां पर कैप्टन के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं कि कैप्टन यहाँ पर किसी को ऐसे कैसे निकाल सकता है और इसे मछली को खिलाने के लिए पानी में कैसे फेंक सकता है। तो इसी के साथ ही कैप्टन कहता है तो फिर ठीक है, सभी लोग जाओ, जाकर लोएस्ट डेक के अंदर जाकर आराम करो, तुम सभी को वहीं पर रहने की इजाजत है, कोई भी डेक के ऊपर नहीं आएगा, ये मेरा रूल है, अगर कोई भी डेक के ऊपर आया तो मैं उसे उठाकर मछलियों को खिला दूंगा, क्योंकि मेरी शिप के ऊपर जो भी मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करता मैं उसके साथ बहुत ही बुरा करता हूँ। तुम्हारा शिमू जो होता है कैप्टन को घूर घूर कर देख रहा होता है, क्योंकि उसे शायद कैप्टन के ऊपर कोई शक हो रहा होता है। और दूसरी तरफ वो दोनों लड़के जो होते हैं जो आगे जाकर इसके बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाले हैं, वो उसे उसकी चीजें वापस करते हैं और उसे कहते हैं चलो आ जाओ नीचे चलते हैं, और वो सभी लोग वहां पर डेक के नीचे चले जाते हैं। उन सभी के नीचे चले जाने के बाद दरवाजा बंद कर देते हैं और साथ ही वहां पर एक और मास्टर अपीयर होता है। तो वो मास्टर वहां पर अपीयर होने के बाद उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, लगता है कोई अनइनवाइटेड गेस्ट यहाँ पर आ गया है। तो वो उसे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, बस एक छोटा लड़का है जिसे मियाओजिन सेक्टर की एक लड़की ने रिकमेंड करके यहाँ पर भेज दिया है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो गूहू? गूहू तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मुझे जो मिशन दिया गया था और इस मिशन का इंचार्ज मैं हूँ, इन सभी नए चीजों को मैं यहाँ पर अपने सेक्टर में लेकर जाने वाला हूँ। मेरा मिशन बहुत ज्यादा क्लियर है, इन सभी नए बच्चों को जो कि जानवू सेक्टर के लिए जाने वाले हैं, इन सभी बच्चों को किडनैप करके मुझे डार्क डीमन सेक्टर में लेकर जाना है ताकि हम लोग इन्हें अपने डिसाइपल्स बना सकें। तो गूहू से कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें ये वार्निंग देने के लिए आया हूँ कि ये अनइनवाइटेड गेस्ट जो है ये मियाओजिन सेक्टर की तरफ से यहाँ पर भेजा गया है। हम लोगों ने पहले यहाँ पर जानवू सेक्टर के बच्चों को किडनैप कर लिया है, अगर जानवू सेक्टर के साथ साथ मियाओजिन सेक्टर के लोग भी यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आते हैं या हमें रोकने के लिए आते हैं तो हमारा मिशन फेल हो सकता है, और अगर यहाँ पर हम मुश्किल में पड़ते हैं तो फिर मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। तो कैप्टन उसे कहता है कि ओए बस करो, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे, स्पेशली वो लड़की जिसने यहाँ पर इसे भेजा है वो युई होंग, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट है, वो एक एल्डर भी नहीं है। अच्छी तरह से पता है कि हम तीनों बड़े सेक्टर्स के दरमियान में ये फाइट आज से नहीं चली आ रही बल्कि सालों से चलती आ रही है, बल्कि सदियों से चलती आ रही है। अगर मियाओजिन किंगडम के लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, अगर उनके एल्डर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, तब भी वो यहाँ पर हमारे डार्क डीमन सेक्टर को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। हमारा डीमन सेक्टर जो कि दूसरे काउंटी से है वो यहाँ पर इस काउंटी में अपनी जगह बनाकर रहेगा। और अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे हारने की इतनी फिक्र है तो क्यों ना तुम अपने पास से मुझे अपना स्पेशल विंड टैलिस्मन दे दो, क्योंकि अगर जरूरत पड़ती है तो उस विंड टैलिस्मन की मदद से मैं अपनी शिप को बड़ी तेजी के साथ बढ़ा सकता हूँ, जिससे हम लोग की किंगडम से बड़ी तेजी से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी टेरिटरी में जाना है तो मुझे उस टैलिस्मन की जरूरत पड़ेगी। तो गूहू उसे कहता है कि मैं तुम्हें विंड टैलिस्मन क्यों दूंगा, तुम्हें पता है ना कि वो एक डीमन टाइगर से बनाया गया था, डीमन टाइगर के विंग्स को काट कर बनाया जाता है और वो बहुत ज्यादा रेयर है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी बचा है और वो मैं तुम्हारे पर जाया क्यों करूंगा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर मेरा मिशन फेल हुआ तो फिर हम दोनों को यहाँ पर अपने मास्टर से स्कॉल्डिंग होने वाली है, और स्कॉल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ हमें डांट कर नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि हमें मार दिया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी गाइड से जो लोग इन बच्चों को यहाँ पर शिप के ऊपर लेकर जाने वाले थे, मैंने उनको बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से अभी तक तो जानवू सेक्टर के एल्डर्स को पता चल गया होगा और रास्ते में हमारे पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विंड टैलिस्मन को यूज करते हुए जल्दी से जल्दी की किंगडम की टेरिटरी से बाहर निकल जाऊं। तो गूहू से कहता है कि अच्छा ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने सेक्टर के लिए कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल टैलिस्मन तुम्हें दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हमें ये बच्चे काफी ज्यादा फायदा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बेचारा हमारा शिमू जिसकी नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली थी, क्या अब यहाँ पर वो नई जिंदगी स्टार्ट कर पाएगा, क्योंकि वो मार्शल आर्ट सीखना चाहता था लेकिन अब उसे यहाँ पर किडनैप कर लिया गया है।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शिप का कैप्टन जो होता है वो गुहू से कहता है कि अपना विंड टैलिस्मन मुझे दे दो ताकि हम लोग तेजी से यहाँ से निकल कर जा सके। तो गुहू से कहता है तो फिर ठीक है, अब जबकि ये मिशन के लिए है तो मैं यहाँ पर अपना टैलिस्मन भी यहाँ पर सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। और वो अपने पास टैलिस्मन निकालता है और उस टैलिस्मन को निकालकर एक्टिवेट करता है। वो टैलिस्मन जो होता है विंड टैलिस्मन होता है। तो वहाँ पर जो उसकी शिप की जो बड़े बड़े पाल्स होते हैं उनके साथ वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो शिप बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। तो यहीं पर नीचे डॉक का सीन दिखाते हैं कि नीचे बेसमेंट के अंदर जहां पर हमारे जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे बैठे होते हैं। सभी स्टूडेंट्स वहां पर बड़े आराम से बैठे होते हैं और इसी के साथ हमारे शिमू को दिखाते हैं कि वो बिल्कुल भी इजी नहीं होता। और इसी के साथ मिस हान उसके पास आती है और उसे कहती है ब्रदर क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम बैठ जाओ। तो वहां पर बैठने के बाद उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में सुना कि तुम्हें यहाँ पर म्याओजिन सेक्टर की एक मिस ने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया, क्या ये बात सच है। तो वो कहता है हाँ यही बात है। तो उसे कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने म्याओजिन सेक्टर को क्यों नहीं ज्वाइन किया, तुम यहाँ पर जानवू सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए क्यों चले आए, तुम वहीं पर चले जाते ना। तो वो कहता है कि असल में बात यह है कि उस मिस ने बताया था कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स को ही ज्वाइन करवाया जाता है, वहां पर मेल डिसाइपल्स नहीं होते, इसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर जानवू सेक्टर में रिकमेंड कर दिया। तो मिस हान उसे कहती है कि ऐसी बात तो नहीं है, अगर यहाँ पर कोई ऐसी स्टूडेंट हो या फिर कोई एल्डर हो जो कि यहाँ पर किंग लेवल से अपर हो यानी कि एम्परर लेवल में हो, अगर वो तुम्हें यहाँ पर रिकमेंडेशन देती है तो फिर वो मेल डिसाइपल्स को भी सिलेक्ट कर लेती है। मैंने वहां पर बहुत सारे मेल डिसाइपल्स को सिलेक्ट होते हुए देखा है। तो माशिमू उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि मिस होंग ने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला है कि मेरे पास बेकार मंकी ब्लड लाइन की पावर है, इसी वजह से उसने मुझे यहाँ पर इस सेक्टर में भेज दिया है। तो माशिमू से कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर सेक्टर्स के साथ काफी ज्यादा फेमिलियर हो, क्या तुम्हें सभी सेक्टर्स के बारे में पता है। तो मिस हान उसे कहती है कि हाँ मेरे इंसेस्टर्स में से कभी एक इंसेस्टर जो थे वो जानवू सेक्टर के डिसाइपल रहा करते थे। वो यहाँ के जानवू सेक्टर के आउटर डिसाइपल्स थे। उन्होंने जब जानवू सेक्टर को छोड़ा तो बाहर की दुनिया में आकर उन्होंने हान फैमिली की शुरुआत की थी और उसी वक्त से लेकर हमें जानवू सेक्टर के बारे में पता है। हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जानवू सेक्टर में रह चुके हैं। हमें यहाँ पर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे लगता है कि इन सभी में से किसी ना किसी का कोई ना कोई एल्डर जो है वो जानवू सेक्टर में रह चुका है। सभी लोग जहां पर इसी वजह से जानवू सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। और फिर साथ ही उसे कहती है मैंने अभी तक अपने आप को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मेरा नाम हान जियांग जू है। तो वहां शिमू से अपना नाम बताता है, जबकि यहीं पर एक लड़के को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा अखड़ लग रहा होता है, वहां पर इन्हें घूर कर देख रहा होता है। फिर साथ ही कैप्टन वहां पर आता है और उन सभी से कहता है कि सभी बेवकूफ हो, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर खाना ले जाया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर खाना खा और उसके बाद सो जाना। और उसी के साथ ही वहां पर उन सभी को खाना दिया जाता है। तो सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ी कमाल की बात है, जानवू सेक्टर जो है ये तो काफी ज्यादा फेमस सेक्टर है, इसी वजह से लगता है कि ये यहाँ पर नए डिसाइपल्स को खाना भी दे रहे हैं। हालांकि शिप के ऊपर खाना कोई भी नहीं देता होगा। और इसी के साथ ही वो सभी बेवकूफ बच्चे वहां पर खाना खाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा शिमू बड़ी आराम से बैठा होता है। तो मिस हान उसे कहती है कि तुम यहाँ पर खाना क्यों नहीं खा रहे, चलो हम लोग भी चल के कुछ खा लेते हैं। तुम्हारा शिमू अपने पास से बंस निकालता है और उसे कहता है नहीं मेरे पास बंस हैं, ये स्पेशली मैं अपने लिए लेकर आया था, मुझे लगता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है। तो उसे कहती है अच्छा ये बात है क्या, तुम्हारे पास मेरे लिए भी है। और इसी के साइड के ऊपर उन दोनों लड़कों को दिखाता है कि वो लोग भी शिमू की तरफ देख रहे होते हैं कि वो खाना नहीं खा रहा। तो वो दोनों वहां पर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो लोग भी खाना नहीं खाते। जबकि यहीं पर उस अखड़ लड़के को भी दिखाते हैं कि वो भी वहां पर खाना नहीं खाता और काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चल रही है। और इसी के साथ थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं खाना क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा होता है तो सभी के सभी बच्चे जो होते हैं खाने को खा लेते हैं और उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक एक करके वो सभी लोग वहां पर सोना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारे जो 5 डिसाइपल्स होते हैं इनमें से किसी ने खाना नहीं खाया था, तो इसी वजह से ये लोग होश में होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सभी के सभी बच्चे अचानक से यहाँ पर सोना क्यों शुरू कर दिया। एक एक करके सभी को नींद आ रही है, लगता है कि ये सभी लोग बेहोश हो गए हैं, लगता है कि इनके खाने के अंदर कुछ ना कुछ डाला गया था। तुम्हारा शिमू और उसके साथ वो अखड़ लड़का और साथ में वो 2 लड़के जो इसके दोस्त बनेंगे और साथ में मिस हान, इन 5 के अलावा बाकी के सभी लोग वहां पर बेहोश हो जाते हैं। ये सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर साथ ही वो अखड़ लड़का जो होता है वो बोलता है और कहता है तुम सभी लोग मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें भी इस बात के बारे में पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसी के साथ ही वो 5 जो होते हैं उठकर खड़े हो जाते हैं और वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को यहाँ पर ड्रग्स दिए गए हैं, लेकिन ये बेवकूफ लोग ये जानवू सेक्टर के डिसाइपल बनने के लायक नहीं है क्योंकि इतनी आसानी के साथ ये लोग यहाँ पर खाना खाकर बेहोश हो गए। वो लड़का उन्हें अपना नाम बताता है कि मेरा नाम फीजून है, तुम सभी लोग भी अपना अपना नाम बताओ। तो उनमें से एक लड़का उसे कहता है कि मेरा नाम जाओ मिंग है, दूसरा कहता है कि मेरा नाम बाईशी है।
शिमू और मिस हान भी उसे अपना नाम बताते हैं और उसके बाद बाईशी से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों को बेहोश इसलिए कर दिया गया है क्योंकि हम लोग जानवू सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो, क्योंकि मुझे डेक के ऊपर शक हो गया था कि वो कैप्टन जो है वो हमें जानवू सेक्टर में नहीं लेकर जाएगा। जबकि जाओमिंग उन लोगों से कहता है कि ये सब कुछ ब्रदर शिमू की वजह से हुआ है, ब्रदर शिमू की वजह से हम लोग अभी तक यहाँ पर होश में हैं, क्योंकि इसे भी वहां पर मुझे लगता है कि शक हो गया था, इसी वजह से इसने यहाँ पर खाना नहीं खाया, क्योंकि कैप्टन ने जब वहां पर कहा था कि म्याओजिन सेक्टर का हमारे जानवू सेक्टर के साथ क्या ताल्लुक है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि कैप्टन की बातों के ऊपर इसे शक हो गया था। तो हमारा शिमू जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो रहा था, क्योंकि उस बारे में बिल्कुल भी इसे पता नहीं होता। जबकि फीजन उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का बस लकी है, इस लड़के को यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं पता, अगर इस लड़के ने जहाँ पर उस खाने को खा लिया होता तो ये भी बाकी सभी लोगों की तरह वहीं पर बेहोश पड़ा होता। लेकिन हमारा शिमू जो होता है उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, हालांकि वो उसके साथ काफी रूडली बात कर रहा होता है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग अब यहाँ पर डिसाइड कर दिया है कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस शिप के साथ वहां तो नहीं जा सकते जहां पर हमें लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी जान जहां पर दाव पर लगी, अगर ये लोग हमें बेहोश कर सकते हैं तो ये हमें जान से भी मार सकते हैं। तो बाईशी से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग जानवू सेक्टर की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हम लोग जानवू सेक्टर से दूर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानवू सेक्टर का कोई दुश्मन हमें किडनैप करके लेकर जा रहा है। तो मिस हान उनसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ग्रेट की किंगडम में सिर्फ 3 ही सेक्टर्स हैं और तीनों सेक्टर्स जो है आपस में उनके रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो तीनों सेक्टर्स एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। तो फिर बताओ कि यहाँ पर ग्रेट की किंगडम में कौन ऐसा होगा जो कि जानवू सेक्टर के साथ पंगा लेगा। तो ये बात सुनने के बाद फीजन उन लोगों से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन है यहाँ पर, मैं तो बस यहाँ पर अपने आप को निकालना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर से वापस चले जाएंगे ताकि हम लोग जानवू सेक्टर को ज्वाइन कर सकें। मैं यहाँ पर खतरे में नहीं रह सकता, क्योंकि जितना आगे जाएंगे उतना खतरा बढ़ता जाएगा। तो बाईशी से कहता है तो फिर तुम यहाँ पर से निकलने का प्लान क्या बना रहे हो, तुम कैसे निकलोगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम शिप से निकल सकते हो? अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकल भी जाते हैं तो कैप्टन और उसके साथी बाहर ही होंगे। हमें यह भी नहीं पता कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर है, हम लोग इस वक्त समुद्र के बीचों बीच हैं और यहाँ पर से निकल कर जाना मुश्किल है। और इसी के साथ ही वो कहता है क्या तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो? मुझे लगता है कि हम लोग इस वक्त कैप्टन के रूम के बिल्कुल नीचे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर से ऊपर की दीवार को तोड़ते हैं तो सीधा कैप्टन के रूम के अंदर जाएंगे और वहां पर गार्ड्स भी बहुत ज्यादा कम है। जहां पर आते हुए मैंने ऊपर की तरफ देखा था, कैप्टन को हराकर उसके बाद हम शिप के ऊपर कब्जा करेंगे और शिप को लेकर वापस हम डॉक की तरफ जाएंगे, जहां पर से जानवू सेक्टर के एल्डर्स हमें ले जाएंगे। तो जाओमिंग उसे कहता है कि तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग वहां पर पकड़े गए तो फिर हमें और भी जल्दी मौत मिलने वाली है, क्योंकि वो लोग हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। स्केपर्स को तो कोई भी माफ नहीं करता। लेकिन फीज उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर रुकना है तो फिर रुको। मुझे लगता है कि तुम सभी लोग डरपोक हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह डरपोक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर से निकलने वाला हूँ। अगर हम लोग यहीं पर रुके रहेंगे तो फिर तो हम लोग यहाँ पर लाजमी तौर पर मरने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पर से कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बचने के चांसेस हो। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है। मिस हान से कहता है कि मिस हान मेरे साथ चलो, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर से बाहर लेकर जाऊंगा। लेकिन मिस हान उसका हाथ झटक देती है और भागती हुई शिमू के पास चली जाती है और कहती है कि ब्रदर शी, मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ना, ये यहाँ पर रैशली एक्ट कर रहा है, इसी वजह से मैं उसके साथ मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हम दोनों यहाँ पर से इकट्ठे बाहर निकलेंगे। तुम्हारा शिमू से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर से इकट्ठे निकल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उस लड़के फीजुन से यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ऊपर वाले डेक के ऊपर अटैक मत करना। हम लोग यहाँ पर फिलहाल के लिए बैठ कर सिचुएशन को देखते हैं, क्या है ये लोग हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन फीजन बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम यहाँ पर एक डरपोक हो, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के सामने अपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं अभी यहाँ पर ऊपर अटैक करता हूँ और हम लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे। और वो ऊपर वाली डेक की दीवार के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग इस शिप से बाहर निकल पाएंगे और उस लड़के फीजन का क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे शिमू ने इसे वार्निंग दी थी कि अटैक मत करना। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? शैंग्रीला की एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर जो अक्खर लड़का होता है फीजुन, वो हमारे शिमू की बात को इग्नोर कर देता है और वहां पर अपनी तलवार लेकर डॉक के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो ऊपर वाली छत के ऊपर अटैक करता है तो उसके अटैक के साथ वहां पर कुछ भी नहीं होता। हालांकि उसकी स्ट्राइक्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इसके बावजूद दीवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच पाता। तो वो भी अटैक करने के बाद हवा से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वो ऊपर की तरफ देखता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ स्ट्राइक्स के निशान पड़े होते हैं, लेकिन वो दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, ना ही उसे काट पाता है। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा आती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या? तुम्हारे शिमू से कहता है क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो स्टील वुड के साथ बनी हुई हैं। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? तुम्हारा शिमू उनको बताता है कि मैंने जहां पर आते इस बात को पहचान लिया था कि इस शिप की जो दीवारें हैं वो स्टील वुड के साथ बनाई गई हैं और स्टील वुड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तुम्हारे नॉर्मल अटैक्स जो है इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, चाहे तुम यहाँ पर कितनी अटैक क्यों ना कर लो। अगर तुम यहाँ पर किंग लेवल में नहीं हो तब तुम्हारी स्ट्राइक्स जो है इस दीवार को नहीं तोड़ पाएंगी। तो मिस हान उसे कहती है लेकिन ये तो बताओ कि तुम इन सब
सब कुछ पता कैसे चला है, तुम्हें कैसे पता चला कि इस शिप के अंदर स्टील वुड को यूज किया गया है? तो शिमू कहता है क्योंकि मैं मछुआरों के गांव में पैदा हुआ और वहीं पर पला बड़ा हूं, इसी वजह से मुझे शिप्स के बारे में काफी कुछ पता है। और इसी के साथ वो लड़का उससे कहता है कि तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। और इसी के साथ वो अपनी तलवार लेकर नीचे के ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है। जब वो नीचे वाले ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर लकड़ी के ऊपर इसकी तलवार टकराती है, लेकिन वो भी स्टील वुड होती है और वो उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तुम्हारा शिमू से कहता है कि यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि बाद में अगर फाइट होती है तो फिर हम तुम्हें इस्तेमाल कर सकते, यानी कि तुम हमारे काम आ सकते हो। हम जैसे वॉरियर्स के लिए यहाँ पर ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग स्टील वुड को तोड़कर यहाँ पर से बाहर निकल पाए। और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है बिल्कुल हार नहीं मानता, वो से कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर शक है, मैं यहाँ पर इसको तोड़ दूंगा। और वो वहां पर बहुत ही जबरदस्त पावर को रिलीज करता है और पावरफुल अटैक करता है। जैसे वो ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त पावरफुल अटैक करता है, अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करने के बाद उसका अटैक तो हो जाता है, लेकिन साथ ही कैप्टन जो होता है वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और वो वहीं पर से अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो लड़का फीजून जो होता है उड़ता पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और उस बेचारे की पूरी बॉडी से ब्लड बह रहा होता है। तो उस बेचारे की तो हालत ही बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पता नहीं अब वो बेचारा मर गया या फिर अभी तक जिंदा है, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे कि वो मर गया हो। वो दीवार के साथ जाकर टकराता है और बाकी के सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कैप्टन उनसे कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों से ये नहीं कहा था कि तुम में से कोई भी डॉक के ऊपर नहीं आ सकता और यहाँ पर चुपचाप बैठे रहना? क्या तुम लोग यहाँ पर मरना चाहते हो? जो भी यहाँ पर मेरे रूल्स को डिसोबे करेगा उसको यहाँ पर सजा मिलेगी। और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि इस लड़के की डेड बॉडी को उठाओ और जाकर पानी में फेंक दो ताकि मछलियां इसका खाना खा ले। और इसी के साथ उसके साथी अंदर आते हैं और उस लड़के की डेड बॉडी को उठाकर वहां पर से बाहर खींच कर ले जाते हैं, जबकि ये सभी लोग जो होते हैं यहीं पर खड़े रह जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन अब हाथ से निकलती जा रही है और ये सब कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। तो मिस हान जो होती है वो सबसे पहले वहां पर घबराहट के मारे कांपना शुरू कर देती है और कहती है कि हम लोग तो यहाँ पर बहुत ही बुरे फंसे हैं, हमारी तो वाट लगने वाली, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले, हम सभी लोग मर जाएंगे। जबकि जामिंग उनसे कहता है कि वो फी लड़का जो था वो यहाँ पर ब्लड लाइन यूजर था, उसने अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज किया, फिर भी वो स्टील वुड को नहीं तोड़ पाया। लेकिन उस बंदे के यानी कैप्टन के सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो मर गया। इसका मतलब यह है कि कैप्टन जिसे हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर हो सकता है कि वो किंग लेवल का वॉरियर हो। इसी वजह से उसने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर फीजून को मार दिया। हमें यहाँ पर से भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जबकि बाइशी उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी और उस बंदे की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप है और हम लोग यहाँ पर से कभी भाग नहीं पाएंगे। और हमारा शिमू जो होता है वहां पर चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। इसी के साथ उन्हें बाहर से धमाके की आवाज आती है, जैसे कि वहां पर किसी ने जबरदस्त लैंडिंग मारी हो और वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से बाहर से इस तरह की आवाज क्यों आ रही है, कहीं शिप डूबने तो नहीं वाली। और बाहर का सीन दिखाते हैं कि बाहर कैप्टन जो होता है वो सामने खड़ा होता है और उसके सामने एक एल्डर एंट्री मारता है। तो ये जो एल्डर होता है ये एल्डर जानवू सेक्टर का ही एक मास्टर होता है, यानी वहां का एक एल्डर होता है। और उसे जब इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके बच्चों को किडनैप किया जा रहा है तो वो यहाँ पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो वहीं पर साइड के ऊपर पड़े हुए फिश उनकी डेड बॉडी की तरफ देखता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जबकि कैप्टन उसे कहता है कि ये देखो सीनियर जाओ यहाँ पर पर्सनली मुझसे फाइट करने के लिए आए हैं, ये तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही बड़ी इज्जत की बात है कि आप यहाँ पर पर्सनली आए हैं। लोग तो बस यहाँ पर कुछ नए डिसाइपल्स को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। तो एल्डर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर से तो बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तुम किसी दूसरे सेक्टर से और हमारे डिसाइपल्स को किडनैप करके लेकर जा रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि तुमने यहाँ पर मेरे एक डिसाइपल को मार भी दिया जो कि हमारे जानवू सेक्टर का एक डिसाइपल बनने वाला था, तुमने एक डिसाइपल की जान ली है जो कि हमारे नए डिसाइपल्स थे, अब तुम्हें इसके लिए बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। और मास्टर जाओ जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से कैप्टन भी वहां पर अपनी पंच टेक्निक को यूज करते हुए उसके साथ अपना पंच टकराता है। तो वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे कहता है कि सीनियर जाओ, अब जबकि आपको यहाँ पर हमारे बारे में पता चल चुका है तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर अकेले बिल्कुल भी नहीं आए होंगे, आप यहाँ पर अपने साथ किसी न किसी को तो लेकर आए होंगे, क्यों ना आप यहाँ पर अपने बाकी के सभी साथियों को भी बुला लें ताकि हम लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म कर लें। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ पंछी जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी से बने हुए कुछ पंछी आकर वहां पर कैप्टन की बॉडी के साथ टकराना स्टार्ट होते हैं, वो सभी उसके ऊपर आकर गिर रहे होते हैं, वो चार्म्स के साथ बने होते हैं, वहां पर उसके साथ गिर रहे होते हैं। जैसे वहां पर उनके साथ हिट होता है तो उसकी बॉडी भी वहां पर जख्मी हो जाती है। कैप्टन वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है, थोड़ी देर के बाद दिखाता है कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कट्स लगे होते हैं। वो सामने की तरफ देखता है और कहता है कि अब यहाँ पर कौन कमीना आ गया। तो वहीं पर सामने की तरफ दिखाते हैं कि वहां पर एक और एल्डर होता है जिसका नाम जू कियांजी होता है। तो यू कियांजी जब वहां पर आता है तो उसे देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि यू कियांजी जो होता है वो एक एयर बैंडर होता है। मैं इसे एयर बैंडर ही कहूंगा, असल में वो एयर की पावर को यूज कर सकता है, यानी विंड तलिस्मन्स को यूज कर सकता है, इसी वजह से मैं उसे एयर बैंडर कह रहा हूं। तो वो बड़ी तेजी के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका पावर लेवल जो होता है वो कैप्टन की पावर लेवल से ज्यादा है। इसी वजह से जैसे ही वो उसके करीब पहुंचने लगता है गुहू वहां पर अपीयर होता है। तो गुहू वहां पर पहुंचकर उसे रोक देता है। तो हमारा जो एयर बैंडर होता है उसे कहता है कि गुहू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है काफी दिनों
के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर स्टार राह में पहुंच चुके हो और कंट्री ऑफ की के तुम यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस वॉरियर भी हो। तो देखते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा पाते हो या नहीं। और इसी के साथ एक तरफ से कैप्टन और गुहू फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से जाओ और यू कियांजी दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो लोग वहां पर अपने अपने अटैक्स को टकरा रहे होते हैं, अपनी पाम्स को टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरी शिप हिल रही होती है। और नीचे डॉक का सीन दिखाते हैं जहां पर बच्चे जो होते हैं काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। स्पेशली मिस हान जो होती है वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है और हमारे शिमू के साथ बार बार चिपक रही होती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। शिमू कहता है कि मुझे लगता है कि बाहर फाइट हो रही है, लगता है कि जानवू सेक्टर के कुछ एल्डर्स यहाँ पर हमें बचाने के लिए आगे होंगे। तो बाइशी कहता है मुझे भी लगता है कि जानवू सेक्टर के एल्डर्स यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हैं। तो मिस हान कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि अब हमारी जान बच जाएगी। और इसी के साथ ही वहां पर शिप जो होती है वो एक तरफ उलटती है, जिसकी वजह से वो बच्चे जो होते हैं वो भी ऊपर हवा में उड़ते हैं, क्योंकि एक जबरदस्त झटका लगता है। तो वो सभी लोग उनके पांव जमीन से उखड़ जाते हैं और सभी लोग उठकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर दोबारा से गिर जाते हैं। तो सभी के वहां पर गिरने के बाद वो लोग कहते हैं लगता है कि शिप फ्लिप होने वाली है, उन वाइल्डर्स की फाइट्स की वजह से शिप जो है जो पानी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि वाइल्डर्स जो होते हैं फिर से अपनी पावर्स को यूज करते हैं, वहां पर शिप को फिर से सीधा कर लेते हैं, क्योंकि कैप्टन वहां पर अपनी एनर्जी के साथ जब अटैक करता है तो वो शिप जो होती है दूसरी तरफ के पर अटैक करने की वजह से वो सीधी हो जाती है। जैसे वहां पर वो लोग अपनी शिप को सीधा कर लेते हैं, इसी के साथ ही मास्टर जाओ आगे बढ़ते हैं और जाकर कैप्टन को नीचे गिराकर उसकी गर्दन के ऊपर अपनी पाम के साथ अटैक करने लगे हैं। वो अपनी पाम के साथ जब उसे मारने लगते हैं, इसी के साथ दूसरी तरफ गुहू को दिखाते हैं कि गुहू वहां पर एयरबेंडर से फाइट कर रहा होता है और इसी के साथ ही गुहू अपने पास एक स्पेशल तलिस्मन को निकालता है और उस तलिस्मन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि एयरबेंडर जो होता है मास्टर यू बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा अंत आ चुका है और तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जैसे वो उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करता है, इसी के साथ ही गुहू उस तलिस्मन को यूज करता है जो कि एक टेलीपोर्टर होता है और उस टेलीपोर्टर की मदद से वो अपने आप को भी वहां पर से टेलीपोर्ट कर लेता है और साथ ही वहां पर से कैप्टन को भी ले जाता है और दोनों वहां पर से गायब हो जाते हैं और दोनों मास्टर्स के अटैक्स जो होते हैं बिल्कुल बेकार जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि वो दोनों कमीने यहाँ पर से भाग गए। मास्टर जाओ जो होता है वो मास्टर यू से कहता है कि तुम जाओ जाकर बच्चों को बचाओ, मैं यहाँ पर बाकी के सभी बैंडिट्स को देखता हूँ, यहाँ पर बाकी के सभी किडनैपर्स को मैं संभाल लूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में बच्चों को बचा लिया गया है, क्या कैप्टन और गुहू दोनों यहाँ से भाग कर जा चुके हैं। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जाओ जो होते हैं मास्टर यू से कहते हैं कि जाओ नीचे डार्क में जाकर बच्चों को बचाओ, मैं जहाँ पर बाकी के सभी किडनैपर्स को देखता हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर यू जो होते हैं वहाँ पर नीचे की तरफ चले जाते हैं, जबकि नीचे का सीन दिखाता है कि सभी बच्चे शिप के फ्लिप होने की वजह से ऊपर की तरफ उछले थे और ऊपर वाली दीवार से टकराकर फिर नीचे की तरफ गिरते हैं। इसकी वजह से वो सभी लोग वहाँ पर अपने आप को डिसबैलेंस कर चुके होते हैं, वो सभी लोग फिर से उठ रहे होते हैं। तो शिमू कहता है यहाँ पर देखो तो सही, ये सभी के सभी बच्चे बहुत ही बुरी तरह से बेहोश हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर इतना बड़ा झटका लगा है लेकिन इसके बावजूद इनमें से कोई भी होश में नहीं आ रहा। तो मिस हान उसे कहती है कि मुझे लगता है कि इस वक्त शिप बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है, मुझे लगता है कि फाइटिंग रुक चुकी है। तो जाओ मिंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि फाइट वाकई में रुक चुकी है और लगता है कि जानवू एल्डर्स जो है अंदर आने वाले और हमें बचा लेंगे, हमारी जान बच गई है। और बाइशी कहता है लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि जीता कौन है यहाँ पर जिन लोगों ने हमें किडनैप किया वो लोग जीते हैं, जहाँ पे जानवू सेक्टर के एल्डर्स जीते हैं। और इसी के साथ एयरबेंडर वहां पर अंदर आ जाता है। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो ये सभी लोग फाइटिंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े होते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो शुक्र है कि तुम सभी लोग ठीक हो। वो उन्हें अपने बारे में बताता है कि मैं जानवू सेक्टर से आया हूँ, मेरा नाम यू कियांजी है और मैं यहाँ पर तुम सभी को बचाने के लिए आया हूँ। और साथ ही वहां पर उन बच्चों को चेक करता है, वो एक बच्चे को चेक करता है और कहता है लगता है कि इसे यहाँ पर एनेस्थेटिक ड्रग दी गई है, यानी कि इसे बेहोश करने के लिए ड्रग्स दी गई है। ये स्पेशल ड्रग्स जो है ये डार्क डीमन सेक्टर वालों की है। डार्क डीमन सेक्टर का नाम सुनने के बाद वो सभी बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर के लोगों ने हमें किडनैप किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। और साथ ही मास्टर यू अपने पास से पिल्स निकालते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दो, जल्दी से ये पिल्स जो है इन्हें बांटने में मेरी मदद करो, सभी बच्चों को यहाँ पर एक एक पिल दो ताकि वो ठीक हो जाएं। और यहीं पर मिस हान को दिखाता है कि मिस हान भागती हुई आगे बढ़ती है और आकर यू कियांजी का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि सीनियर प्लीज हमें यहाँ पर से किसी सेफ जगह के ऊपर जाना होगा, हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर ज्यादा देर के लिए नहीं रुक सकते। तो इसी के साथ ही सीनियर जो होता है क्योंकि उसके काफी ज्यादा करीब खड़ा होता है तो वो उसे देखकर शर्माना शुरू कर देता है और साथ ही अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाकर उसे कहता है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर के प्लान को डिस्कवर कर लिया है, हम लोग यहाँ पर तुम लोग अब यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। तो वो उसे कहती है नहीं तुम्हें भी कंप्लीट बात नहीं पता, उन लोगों ने यहाँ पर इस शिप के अंदर एक गॉड्स फेरी लाइटनिंग बोल्ट को यहाँ पर प्लांट किया हुआ है जो कि किसी वक्त भी फट सकता है। तो ये बात सुनने के बाद जो कियांजी उसे कहता है कि तुम क्या कह रही हो, क्या वाकई में यहाँ पर गॉड फेरी लाइटनिंग प्लांट को प्लांट किया गया है। तो बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह काम करता है। जबकि हमारा शिमू जो होता है वो उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। हमारा शिमू वहां पर सोच रहा होता है कि इससे पहले तो इस लड़की ने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि यहाँ पर कोई इस तरह का बॉम्ब प्लांट किया हुआ है। अब अचानक से यहाँ पर इसे बॉम्ब के
बारे में कैसे पता चल गया? थोड़ी देर पहले तक ये यहाँ पर बिल्कुल एक डरपोक नाजुक सी लड़की की तरह कांप रही थी और अब यहाँ पर ये इनके प्लान्स के बारे में इसको सब कुछ बता रही है। तो मिस हान जो होती है वो मास्टर यू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर बाहर की तरफ जा रही होती है। जैसे वो उसे अपने साथ लेकर बाहर की तरफ जा रही होती है, इसी के साथ ही हमारा शिमू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता और कहता है मिस यू मिस्टर यू आपको बचना होगा। और वो जाकर उस लड़की के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसको धक्का मारकर पीछे की तरफ फेंकता है, इसी के साथ दिखाता है कि मास्टर यू ज्ञान जी के बाजू के ऊपर एक सांप काट लेता है। वो सांप वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरता है। तो मास्टर यू जो होते हैं वो अपने पाँव के साथ उस सांप को मार डालते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही जहरीला सांप होता है जिसने उसे काटा होता है। तो उसे कहता है ये तो डार्क डीमन स्नेक है। इसका मतलब यह है कि ये लड़की भी डार्क डीमन स्नेक ही एक स्पाई है। और इसी के साथ दिखाता है कि वो लड़की जो होती है अपने ऊपरी कपड़े उतारती है और साथ ही अपनी अपीयरेंस को चेंज करती है और वहीं पर बैक फ्लिप मारते और उसे कहती है तो कैसी हो तुम सभी लोग, मेरा नाम जिन जाओ यू है। जिन जाओ यू वहां पर उसके सामने अपीयरेंस देती है और उसे कहती है कि यू ज्ञान जी मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे पहचान लिया। हालांकि तुम यहाँ पर अपनी सेक्टर में काफी ज्यादा फेमस हो, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे बारे में जानते हो, ये तो काफी अच्छी बात है। इसी के साथ ही वो हमारे शिमू के पास से गुजरती है। तो हमारा शिमू बेचारा काफी ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि ये लड़की जो है ये कोई आम सी वॉरियर नहीं बल्कि ये भी एक किंग लेवल की वॉरियर है। तो वो सीधी जाकर यू ज्ञान जी के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है क्या बताओ कैसा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें जो पॉइजन दिया है इस स्नेक का पॉइजन जो है इसका एंटीडोट तुम नहीं ढूंढ पाओगे और तुम आहिस्ता आहिस्ता मर जाओगे। अगले कम से कम 3 से 4 साल तक तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली और जब तुम्हें नींद आएगी भी तब तुम्हें नाइटमेयर्स आएंगे और तब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मैं ही याद आने वाली हूँ। जबकि मास्टर यू ज्ञान जी उसे कहता है कि मिस ब्यूटी तुम यहाँ पर पर्सनली मुझसे फाइट करने के लिए आई और मुझे हराने के लिए आई हो, ये तो बड़ी अमेजिंग बात है और मैं यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्या तुम यहाँ से निकल कर जा पाओगी। इसी के साथ ही मिस जाओ जो होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो अपने पास से हंटर निकालकर जब उसके ऊपर अटैक करती है तो यू ज्ञान जी जो होता है वहां पर अपने पास से एक एयर चार्म को यूज करते हुए वहां पर से गायब हो जाता है। तो वहां पर से गायब होने के बाद बाकी के सभी बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि जो उसे बचाने के लिए आया था वो भी यहाँ पर से जा चुका है और वो लड़की जाओ वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो वो कहते हैं कि मुझे सुशी बिल्कुल ही पसंद नहीं है जो कि यहाँ पर एयर पावर को यूज कर सकते हैं, ये हमेशा बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं। जब भी यहाँ पर इनकी जान के ऊपर बनती है तब ये लोग यहाँ पर से भाग जाते हैं और इसी के साथ ही जाओ जो होती है हमारे शिमू की तरफ आगे बढ़ती है। उसके करीब जाने के बाद उसे कहती है कि लड़की आप मुझे एक बात तो बताओ, जब मैं यहाँ पर एक बच्ची थी यानी स्टूडेंट बनी हुई थी मैं तुम्हें उस वक्त ज्यादा प्यारी लग रही थी या फिर अब यहाँ पर तुम्हें ज्यादा प्यारी लग रही हूँ। जबकि हमारा शिमू जो होता है वहां पर बेचारा कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, वो बेचारा वहां पर उसके ओरा की वजह से बहुत ज्यादा कंप्रेस हो रहा होता है। दूसरी तरफ से वो कैप्टन और उसके साथ साथ गुहू दोरी वहां पर अंदर आते हैं और उसे कहता है कि सिस्टर जिन क्या तुमने यहाँ पर अपने वाले से निमट लिया? तो वो कहती है कि हाँ मैंने निमट लिया। और मास्टर जाओ का क्या हुआ? तो वो कहता है कि मास्टर जाओ भी भाग कर जा चुका है, हम दोनों ने उससे भी निमट लिया है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं अब जबकि यहाँ पर हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा है तो फिर हमें यहाँ पर से निकलना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम भी यहाँ पर हमारे साथ आई, तुमने यहाँ पर अंडरकवर रहने का फैसला बिल्कुल ठीक किया था और हम लोग यहाँ पर इसी वजह से फाइट को जीत पाए हैं। तो जाओ जो उसे कहती है कि मुझे तो सिर्फ मास्टर्स ने ऑर्डर दिए थे, मास्टर ने कहा था कि मुझे अंडरकवर बनकर यहाँ पर स्टूडेंट बनकर इन सभी के बीच में रहना होगा ताकि मैं तुम सभी की मदद कर सकूं। साथ ही उनसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर यू ज्ञान जी को अपने स्नेक के साथ बाइट किया है और इस स्नेक की वजह से अगले 3 से 4 साल के लिए वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से दर्द में रहने वाला है और कम से कम 1 साल के लिए उसकी कल्टीवेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद गुहू से कहता है क्या तुम्हें पता है कि उसे राइजिंग स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सिर्फ 25 साल की उम्र में अभी तक वो यहाँ पर एम्परर लेवल तक पहुंच चुका है और अगर उसकी 1 साल की कल्टीवेशन तुमने ब्लॉक कर दिया इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर अपने मिशन को अचीव कर लिया, हमने की कंट्री को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया है। मिस्टर जिन तुमने तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत कुछ अचीव किया, तुम्हें यहाँ पर काफी सारे मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये बात सुनने के बाद जाओ जिन आगे बढ़ती है और जाकर उसे कहती है तुम यहाँ पर मेरी तारीफ करके यहाँ पर ये तो नहीं सोच रहे कि तुम मेरी तारीफ करके मेरे साथ सो पाओगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। जबकि गुहू से कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी बहन मानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। और इसी के साथ ही जिन उसे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी लेकिन तुम तो एक बहुत ही बड़े डरपोक निकले। और इसी के साथ ही कैप्टन उनसे कहता है चलो ठीक है बस बहुत हुआ। जबकि मिस जिन उनसे कहती है हाँ ठीक है बहुत हुआ, हालांकि हम लोग यहाँ पर अब सेफ हैं क्योंकि अब यहाँ पर जानवू सेक्टर के एल्डर्स हमारे पीछे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन जब तक हम लोग अपनी टेरिटरी में नहीं पहुंच जाते तब तक हम लोग सेफ नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी की कंट्री से बाहर निकलना होगा और अपने कंट्री में जाना होगा। तो सभी बच्चों से कहती है तो तुम सभी लोग रेडी हो जाओ क्योंकि तुम सभी लोग डार्क डीमन सेक्टर के डिसाइपल्स बनने वाले हो। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन होता है अगले कंट्री का दिखाया जाता है जहां पर डार्क डीमन सेक्टर होने वाला है। तो ये जो तरीका होता है काफी ज्यादा डिमोनिक सा ही लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पर हर तरफ पानी होता है, वहां पर छोटे बड़े काफी ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं और इसी के साथ इन बच्चों को वहां पर केजेस के अंदर बंद किया होता है जो कि बड़े बड़े ऑक्स के ऊपर लदे होते हैं और वो ऑक्स जो होते हैं पानी के अंदर से चलते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। तो यहाँ पर ये लोग इन बच्चों को लेकर आगे की तरफ बढ़े होते हैं जहां पर आगे काफी सारा कोहरा होता है, वहां पर बहुत सारी धुंध होती है। जबकि गुहू और कैप्टन को दिखाते हैं कि वो लोग बड़ी बड़ी छिपकलियों के ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं कि फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं। जबकि वो बच्चे जो होते हैं आहिस्ता आहिस्ता सभी को होश आना शुरू हो जाती है। तो गुहू कैप्टन से कहता है कि कैप्टन तुम्हें यहाँ तक
क्या लगता है कि इन सभी में से कितने बच्चे हमारे काम के होंगे? तो कैप्टन उसे कहता है कि इन सभी के बिहेवियर को देखने के बाद तो लगता है कि इनमें से सिर्फ 4-5 ऐसे होंगे जो हमारे काम के होंगे और बाकी के सभी लोगों ने तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन जहां पर हम लोग डार्क डीमन सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये कैसी जगह है जहां पर हर वक्त इनका टेस्ट लिया जाएगा, जहां पर जिंदा रहना जो वो भी एक टेस्ट ही है। अगर ये यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं तभी यहाँ पर ये हमारे लिए काम के रहेंगे। और इसी के साथ ही वो गुहू से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर एक कमजोर सा दिखने वाला बच्चा भी एंड कीपर हो सकता है कि वो एक वॉरियर बनकर बाहर निकले, या फिर एक बहुत ही ताकतवर दिखने वाला बच्चा यहाँ पर पहले दिन ही जाकर मर जाए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। और इसी के साथ ही कोरे के सामने खड़े होकर गुहू अपने पास एक तलिस्मान निकालता है, वहां पर एक मंत्र बोलता है और इसी तलिस्मान के साथ वहां पर वो सामने की तरफ करता है तो उसके अंदर से रोशनी निकलती है। वो रोशनी इतनी पावरफुल होती है कि वहां पर सामने से काफी सारे ईर्दून को हटा देती है और उनके सामने वहां पर जंगल अपीयर होता है, जहां पर उनके सामने एक बड़ी सी माउंटेन अपीयर होती है, यानी कि वो उसके पीछे कोहरे के अंदर छुपा हुआ एक सेक्टर होता है। ये लोग फाइनली यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारे शिमू के सपनों का क्या होगा और इन सभी के साथ क्या होने वाला है, क्या इन्हें यहाँ पर गुलाम बनाकर रखा जाएगा, तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? शैंग्री-ला की एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उन लोगों के लिए वहां पर जंगल का रास्ता ओपन किया जाता है, जहां पर सामने एक बड़ी सी माउंटेन होती है और अब जहां पर ये इनका नया घर है जिसे डार्क डीमन सेक्टर कहा जाता है। तो हमारे जो डिसाइपल्स हैं उन लोगों की किस्मत में अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर आने के बाद कैप्टन उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर इस जगह को अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि आज के बाद से तुम लोग यहीं पास जगह के ऊपर ही रहने वाले हो। इसे 13 माउंटेन्स कहा जाता है। 13 माउंटेन्स के अंदर एक बार जो चला जाता है हमारे डार्क डीमन सेक्टर में से कोई बाहर नहीं आ सकता जब तक कि मास्टर यहाँ पर उसे बाहर आने की इजाजत ना दे। इसी वजह से आज के बाद से अपनी पिछली लाइफ को गुड बाय बोल दो, क्योंकि आज के बाद से तुम लोग यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर के डिसाइपल्स बनने वाले हो। तुम्हारा शिमू जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग वाकई में यहाँ पर अब जैन कंट्री का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि हम लोग की कंट्री से निकल कर आ चुके हैं और अब यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर जो कि जैन कंट्री में हम लोग उसमें एंटर होने वाले हैं। जाओमिंग उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने यहाँ पर लेजेंड्स के बारे में सुना है, मैंने सुना है कि जैन कंट्री के जो डार्क डीमन सेक्टर के लोग हैं वो एक डार्क डीमन गार्ड को पूजते हैं, यानी कि उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा जालिम हैं। इसको एक कल्टीवेशन हेल भी कहा जाता है। तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के साथ उनके ऑक्स जो होते हैं अंदर जाने के बाद रुकते हैं और सभी डिसाइपल्स जो होते हैं ऊपर से नीचे उतरते हैं। वहां पर ऊपर खाबर रास्ते होते हैं और साथ ही वहां पर पहाड़ों के ऊपर से रास्ते जाते हैं, जहां पर से बहुत ही तंग गलियों में से उन्हें गुजरकर ऊपर जाना पड़ता है और माउंटेन के ऊपर जाकर एक हाउस बना होता है और उस हाउस के सामने उन सभी को खड़ा किया जाता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद हमारा शिमू अपने आसपास देखता और कहता है कि हम लोगों के साथ तो काफी सारे डिसाइपल्स थे ना, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर कम क्यों रह गए हैं, बाकी सब कहां पर चले गए हैं। जबकि वहां पर पहुंचने के बाद कुछ डिसाइपल्स पहले से खड़े होते हैं, वो सारे के सारे डार्क डीमन सेक्टर के डिसाइपल्स पहले से होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जीज निकल रही होती हैं। ये देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये सभी के सभी लोग तो यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। और इसी के साथ उनका इंस्ट्रक्टर वहां पर से निकल कर आता है। तो मास्टर जो होता है अपने हाथ में एक बड़ा सा बैट लेकर उनके सामने अपीयर होता है और कहता है कि तुम सभी बेवकूफ हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग जो यहाँ पर खड़े हो, जो नए आए हो, मैं यहाँ पर इस बात को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा इस बात को नहीं दोहराऊंगा, तो गौर से मेरी बात को सुन लेना। जबकि उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो गुस्से के साथ से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम लोग डार्क डीमन सेक्टर की बात क्यों सुनेंगे, हम लोग प्राउड वॉरियर्स हैं, हम लोग नए डिसाइपल्स हैं जो कि जानवू सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे और तुम लोगों ने हमें यहाँ पर किडनैप किया है, हमें यहाँ पर नहीं रहना, हमें जल्दी से वापस भेजो, हम तुम्हारे सेक्टर के डिसाइपल्स नहीं बनना चाहते। और बाकी के सभी भी उसकी बात सुनने के बाद उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं और कहते हैं हाँ इस लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें यहाँ पर हिम्मत करनी होगी, इन लोगों से बात करनी होगी, हमें इन्हें कहना ही होगा कि हमें जानवू सेक्टर में वापस छोड़कर आए। जब वो लड़का वहां पर बात कर रहा होता है तो एल्डर इसी के साथ अपना बैट लेकर आता है और उसके ऊपर जबरदस्त अटैक करता है। एक दो को तो अपने बैट के साथ ही उड़ा देता है और स्पेशली जिसने वहां पर बात की थी उसकी चेस्ट के ऊपर अपना बैट रख के खड़ा होता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद कर चूजे, यहाँ पर तुम लोग डार्क डीमन सेक्टर में और यहाँ पर डिसाइपल्स को हक नहीं होता कि वो अपने मास्टर्स के सामने बकवास कर सकें। हाँ मुझे यहाँ पर यह कहा गया है कि नए डिसाइपल्स के साथ अच्छा बर्ताव करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को बुरी तरह से पीट नहीं सकता, बस तुम्हें जान से नहीं मार सकता। फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और सभी लड़के और लड़कियां चुपचाप यहाँ पर खड़े हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे बस यहाँ पर एक छोटा सा मिशन दिया गया है तुम कमीने बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने का और मुझे यहाँ पर तुम सभी को रिसीव करना था, वो मैंने कर लिया है, मुझे बस अपना मिशन पूरा करने दो और उसके बाद तुम लोग जहाँ पर जाना चाहो जा सकते हो। इसी के साथ ही जाओमिंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि
कि सीनियर प्लीज यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा तरस खाएं, हम सभी लोग अभी भी यहाँ पर आए, हमें तो यहाँ पर जहाँ के मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है क्या तुम बहरे हो, क्या तुमने सुना नहीं मैंने यहाँ पर क्या कहा कि कोई भी यहाँ पर बीच में बोलेगा नहीं और कोई भी यहाँ पर मुझसे कुछ पूछेगा नहीं, तो चुपचाप दफा हो जाओ और पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जबकि इसी के साथ जाओ मिंग उसे कहता है मैंने सुना है कि डार्क डीमन सेक्टर में स्ट्रेंथ ही सबसे ज्यादा मैटर करती है, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप दूसरों के ऊपर रूल करते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर मैं आपके एक पंच को खाकर दिखाऊं, अगर मैं आपके एक पंच को फेस कर पाया तो आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तो जब वो उसे ये बात करता है तो उसके अपने साथी जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं ये कर क्या रहा है। जैसे वो वहां पर उसे चैलेंज करता है तो सीनियर जो होता है डिमोनिक स्माइल देते हुए उसे कहता है कि चूजे लगता है कि तुम मरना चाहता है, तो फिर ठीक है, यहाँ पर हमारी जहाँ पर स्ट्रेंथ ही रूल करती है, तो फिर ठीक है, तुम्हारा आइडिया मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और हमेशा मुझे ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर सामने आने की हिम्मत करते हैं, तो फिर ठीक है, अब मुझे अपना नाम बताओ। और इसी के साथ ही जाओ मिंग उसे अपना नाम बताता है, हालांकि यहाँ पर उसका नाम चेंज करके बाइशी कर दिया गया है। चलिए हम लोग भी यहाँ पर इसका नाम चेंज करके बाइशी ही कर देते हैं। तो बाइशी उसे अपना नाम बताता है और उसे कहता है कि यहाँ पर मैं रेडी हूँ, जबकि दूसरी तरफ से सीनियर उसे कहता है तो हाँ क्यों नहीं, चलो फिर रेडी हो जाओ। और वो अपना बैट छोड़ देता है और इसी के साथ अपने पांचवें पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पंच के साथ तुम मरने वाले हो, लेकिन चैलेंज तुमने खुद किया था, इसी वजह से अगर तुम इसको फेस कर पाए तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। और इसी के साथ ही बाइशी वहां पर रेडी हो जाता है, जबकि एल्डर बड़ी तेजी के साथ पंच लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। बाकी के सभी लोग बेचारे काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, क्या बाइशी उसके पंच से मर जाएगा। तो बाइशी जो होता है वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, उसकी इननेट पावर्स को रिलीज करने के बाद वो अपना बाजू सामने की तरफ करता है, अपना बाजू सामने की तरफ करता है और उसके पंच को ब्लॉक करता है। उसके बाजू के अंदर से एक शील्ड निकलती है जिसका ऑरा काफी ज्यादा स्पेशल होता है। तो एल्डर जैसे वहां पर उसे पंच मारता है तो एल्डर तो जाहिर बात है एल्डर की पावर लेवल ज्यादा होती है, तो उसके शील्ड को बड़ी आसानी से वो तोड़ देता है और बाइशी के बाजू के साथ उसका पंच टकराता है, लेकिन वो उसके पंच को वहां पर फेस कर लेता है और इसी के साथ ही वो बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है, उसके बाजू जख्मी हो जाते हैं। एल्डर जंप करते पीछे हट जाता है और उसे कहता है कि लड़के तुमने जहां पर आर्म बैरिकेड टेक्निक को यूज किया ये काफी ज्यादा अच्छा था। और दूसरी तरफ से शिमू और जाओ मिंग दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं और बाइशी को वहां पर सहारा देते हैं। तो एल्डर कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर पास हो गए, जबकि वहीं पर साथ एक और एल्डर खड़ा होता है, वो भी वहां पर उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है जैसे कि उन्हें यहाँ पर काफी अच्छे बच्चे मिल गए हों। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि आप बताओ कि तुम्हें यहाँ पर से क्या पूछना है, और वो जाकर वहां पर पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। तो बाइशी जो होता है सबसे पहले तो उससे पूछता है कि सीनियर मुझे अपना नाम बताओ। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसने सिर्फ नाम पूछने के लिए यहाँ पर पंच खाया। तो वो उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे, ये नाम तो तुम मुझसे वैसे भी पूछ सकते थे, मेरा नाम हाउ माओ है। चलो मुझे बताओ कि तुम दूसरा सवाल क्या पूछने वाले। और इसी के साथ ही हमारा बाइशी से कहता है कि एल्डर हाउ माओ, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर नए मेंबर्स के ओरिएंटेशन का आपको मिशन दिया गया, अब इस बात का क्या मतलब है कि आप अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर हाउ माओ जो होता है वो साइड के ऊपर उसे इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वहां पर वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो बिल्डिंग जहां पर डार्क डीमन सेक्टर की मेन बिल्डिंग है, जहां पर हमें मिशन अलॉट किए जाते हैं, जहां पर सभी सीनियर्स जो होते हैं यानी सेक्टर के जितने डिसाइपल्स होते हैं सभी को आउटर और इनर मिशन दिए जाते हैं, हमें उन मिशन को पूरा करना होता है जिसके बदले हमें क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ हमें यहाँ पर काफी सारी पेमेंट्स भी मिलती हैं, जितना ज्यादा हायर लेवल का मिशन होगा उतनी ज्यादा पेमेंट मिलने वाली है। हालांकि मेरे लिए और दूसरे सीनियर्स के लिए ये मिशन बहुत ज्यादा घटिया है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चों का ध्यान रखना, तुम्हारी बेबी सिटिंग करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर कार्य ताकि हमें यहाँ पर कुछ पैसे मिल सके। तो ये बात सुनने के बाद जियोंग से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर बाइशी ने तुम्हारे पंच को खाया है और उसके बाद अब तुम यहाँ पर हमें ठीक से जवाब भी नहीं दे रहे। एक बात यहाँ पर सवालों के जवाब देने की, तुमने यहाँ पर ये सवालों के जवाब तो तुमने वैसे भी देने ही थे, क्योंकि हमें यहाँ पर ये सारा कुछ तो बताना ही था, और ऊपर से बाइशी को बेचारे को यहाँ पर तुम्हारा पंच खाने का फायदा भी नहीं हुआ। तो इसी के साथ ही हम उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि ये सब कुछ मैं तुम लोगों को वैसे भी बताने वाला था, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद सबसे पहली बात मैं यही बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर इस लड़के ने अपनी बहादुरी दिखाई और मेरा पंच खाया, मैं इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि हमारे डार्क डीमन सेक्टर में यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, अगर तुम फिट हो तो तुम जिंदा रहोगे, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो तुम जिंदा रहोगे, वरना तुम मरोगे। और इसी के साथ ही हमारा शिमू अब आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि सीनियर प्लीज हमें यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर के बारे में कुछ और बताएं, हम डार्क डीमन सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं कि डार्क डीमन सेक्टर कैसी जगह है और यहाँ पर हम लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं हम लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डार्क डीमन सेक्टर कैसी जगह है और डिसाइपल्स को यहाँ पर करना क्या है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।